जाइए बाजार के जबरदस्त एक्शन के लिए। आज है हफ्ते की एक्सपायरी का दिन और आखिरी 1.5 घंटा रहेगा बेहद एक्शन भरा, और वो इस वजह से कि दिन के ऊंचाइयों पर पहुंचते हुए बाजार तो आखिरी 1.5 घंटे में इन ऊंचाइयों को बरकरार रख पाएंगे और मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे, या फिर आएगी मुनाफा वसूली। कल की तरह तेज मुनाफा वसूली वाला सेशन होगा। रीत में एक मजबूत एक्सपायरी लेंगे जवाब। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जानेंगे अनिल जी से कि अब एक्सपायरी के लिए आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए, किन लेवल्स पर एक्सपायरी हो सकती है। ब्रोकर्स पोल भी आपके लिए तैयार है, साथ ही क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उस पर भी चर्चा करेंगे। तो सर, सबसे पहले बताइए इस समय के बड़े ट्रिगर्स क्या हैं? दीप, बिल्कुल बड़े ट्रिगर्स पर अगर आप नजर डालें तो वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। कल के करेक्शन को दरकिनार करके आज ग्लोबल मार्केट्स की सुस्ती को तोड़कर हम ज्यादा चुस्त हैं, ज्यादा बेहतर है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। 10,800 के करीब है निफ्टी और 22,800 के करीब है बैंक निफ्टी। 250 अंकों की मजबूती बैंक निफ्टी में दिख रही है। मेटल, प्राइवेट बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि एनबीएफसी, ये है आज के स्टार परफॉर्मर जहां शानदार तेजी आपको होती हुई दिख रही है। हाँ, एफएमसीजी शेयरों में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है, इंडेक्स 0.5% नीचे। यूरोप में सुस्ती है, जर्मनी को छोड़कर बाकी सारे बाजार नींद में है। डाउ फ्यूचर्स समझ नहीं पा रहे कि क्या करना है, सिर्फ 30 पॉइंट नीचे है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे की रेंज में डाउ फ्यूचर्स वक्त बिता रहे हैं एकदम सुस्ती के साथ। तो बाकी ग्लोबल मार्केट में है सुस्ती और भारतीय बाजार है एकदम चुस्त दुरुस्त। जी अनिल जी, और ये जो एक्शन हो रहा है इसी पर बात करते हैं सर। आज निफ्टी भी थोड़ा पार्टी ज्वाइन कर रहा है। बैंक निफ्टी में तो हम देख रहे हैं कि इस पूरे हफ्ते ही आउट परफॉर्मेंस रही है, पर वैसे वो बड़े मूव्स आते हुए नहीं दिख रहे हैं सर। थोड़े मेटल स्टॉक्स में देखते हैं, एक दो और ऐसे स्टॉक्स देखते हैं तो वहां पर अच्छी मूव्स है, बट ऐसे कन्विंसिंग मूव आपको आती हुई दिख रही है सर किसी स्टॉक में, या ऐसा लग रहा है कि बाजार एक ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है? क्योंकि आपने कहा भी था 10,770 के ऊपर निफ्टी पर अच्छी मूव आ सकती है, पर वो अभी तक आई नहीं है सर। किस तरह से एक्शन अब देखना चाहिए एक्सपायरी तक? देखिए, कैश मार्केट के स्टॉक्स में तो एक्शन बरकरार है, सेक्टोरल चर्निंग जरूर डीप हो रही है। अगर आप मेटल और एनबीएफसी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनियों के शेयर को देखेंगे तो आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक है, बहुत ही बढ़िया चल रहा है। हिंडाल्को, टाटा स्टील, सेल, जेएसपीएल, जो आप देखना चाहें सब जगह तेजी है। तो मेटल्स मजबूत है, एनबीएफसी में एचडीएफसी के नेतृत्व में, बजाज फाइनेंस के नेतृत्व में सारी एनबीएफसी मजबूत है। इसका मतलब क्लियर कट है कि एक्सपायरी के पहले थोड़ी, या यूं कहें कि इसको ऐसा देखिए कि एक बढ़िया तेजी होने के बाद कुछ अहम लेवल के आसपास बाजार हैं, वहां पर सेक्टोरल चर्निंग हो रही है। तो जिस दिन जिस सेक्टर में फ्लोज है, न्यूज है या कहीं एक्शन बढ़ रहा है, वो आपको नजर आएगा। तो ऐसा है कि आपको सही जगह इस वक्त बाजार में होना है। जो सेक्टर, जो स्टॉक्स एक्शन में है, वहां पर आपको आना पड़ेगा तो पैसा बनेगा, ये एकदम साफ दिख रहा है। तो अभी भी मौके ढेरों हैं, कोई दिक्कत वाली बात मुझे नहीं दिखती कि इस मार्केट में ऐसा कुछ है जिससे आप घबराएं, परेशान हो। और कल भी हम यही बात कर रहे थे, आज भी यही बात करूं, कहीं कोई ऐसा संकेत है ही नहीं बाजार में अभी तक जो ये कहे कि बाजार ने किसी एक ऐसे लेवल को भी तोड़ा है जिससे कि आप सतर्क और सावधान हो। मैं सतर्क और सावधान होने की बात कर रहा हूँ, नेगेटिव होने की तो बात ही नहीं कर रहा। न्यूट्रल होने जैसा संकेत भी नहीं आया। आज भी हम सुबह यही बात कर रहे थे, 10,675 तोड़े तो फिर सोचेगा कि मैं सावधान हूँ क्या। 10,675 छोड़िए, 10,733 का लो बनाया आज, इससे और बढ़िया क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी पर हम बात कर रहे थे 22,400 तोड़े तो आप सोचेगा 22,400 छोड़िए 22,673 का लो है। तो कहाँ कमजोर है? कमजोरी है नहीं दीप, मजबूत बाजार है। अब जिनको रोज ही ना ऐसा लगे कि निफ्टी सेंचुरी मारे और बैंक निफ्टी ट्रिपल सेंचुरी मारे, सेंसेक्स ट्रिपल सेंचुरी मारे, तो ऐसा रोज होता नहीं है भाई। रोज कैसे होगा? ऐसे होगा तो फिर लाइफ टाइम आई अगले हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में बन जाएंगे। तो वक्त बिता रहे हैं बाजार, आप भी वक्त बिताइए, अच्छे शेयरों को चुनिए। एक्शन 1.5 घंटा रहेगा पूरा, मौके मिलेंगे बहुत सारे। जी दीप। एक्शन भरपूर रहने वाले, मौके मिलेंगे बहुत सारे। डेज हाई के पास निफ्टी ट्रेड कर रहा है, देखते हैं 10,800 800 के ऊपर एक्सपायरी होती नहीं, और बैंक निफ्टी में भी कैसा एक्शन है। तो चलिए एक्शन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कौन से वो ट्रिगर्स हैं जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए आने वाले कुछ दिनों में, और साथ ही खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं मार्केट्स खुलने के बाद। मानसी और दिवांशी हमारे साथ तैयार है। मानसी, आपसे शुरुआत करते हैं, बताइए कौन से ट्रिगर्स पर नजर रहेगी?
गुड आफ्टरनून दीपांशु। आज पीएनबी की बोर्ड बैठक होने जा रही है। क्यूआईपी एफपीओ राइट्स इशू के जरिए फंड जुटाने पर फैसला इसमें होने की संभावना। इनियोस स्टायरोल्यूशन डीलिस्टिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। टाइमलाइन को लेकर एक अपडेट है। आज शेयर धारकों को लेटर ऑफ ऑफर भेजा जाएगा और 16 जुलाई बोलियां लगनी शुरू होंगी। माना जा रहा है कि अगस्त तक प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है। नतीजों के लिहाज से निफ्टी स्पेस में टीसीएस के नंबर्स आने हैं। Q1 FY21 पहली तिमाही के नतीजों का आगाज आज से शुरू होने जा रहा है और आपको बता दें नतीजे बाजार बंद होने के बाद आने की संभावना है। कल सबसे पहले तो नतीजों के लिहाज से वायदा बाजार में सेल के चौथी तिमाही के नंबर्स आते दिखेंगे। कैश स्पेस में IRCTC, जयश्री टी, फ्यूचर कंज्यूमर, कर्नाटका बैंक, इनफैक्ट कर्नाटका बैंक के Q1 के नंबर्स आएंगे। लक्ष्मी विलास बैंक और GNFC के चौथी तिमाही के नंबर्स आते हम देखेंगे। इसके अलावा येस बैंक की कैपिटल रेंजिंग कमेटी की बैठक फिर से कल होने जा रही है। येस बैंक के एफपीओ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया निवेश करेगी और इस निवेश को मंजूरी मिलती हुई दिखी है। अब इससे जुड़ी अगली बैठक जो है वो कल होने वाली है। इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन है। अप्रैल IIP के आंकड़े कल आएंगे। SBI से जुड़ी खबर MCLR की दरों में जो कटौती है वो कल से लागू होती हुई दिखेगी। अंबुजा सीमेंट की एक AGM होने जा रही है। कैनरा बैंक की बोर्ड बैठक होगी कल। 2021 के लिए फंड जुटाने पर इस बैठक में विचार किया जाएगा। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस और PVR दोनों ही कंपनियों के राइट्स इशू की कल रिकॉर्ड डेट है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन कल करने जा रहे हैं। पटना में 10 से 16 जुलाई यानी कल से लेकर एक हफ्ते तक संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है कल से। शनिवार के दिन यानी कि 11 जुलाई कैश स्पेस में डीमार्ट के नतीजे पहली तिमाही के आते दिखेंगे और इंडिया बुल्स इंटीग्रेटेड सर्विसेज के नतीजे चौथी तिमाही के आते दिखेंगे। तो तमाम इवेंट्स है जिस पर फोकस रहेगा। जी, तो इन सारे इवेंट्स पर रखिए फोकस और नजर रखिए कब कौन सी इवेंट आपके स्टॉक या पोर्टफोलियो से जुड़ी हुई है या बाजार से जुड़ी हुई है जिससे आप पर असर पड़े। आइए, स्टॉक्स पर असर पड़ता है उन सभी एडवाइसेस से जो हमारे एक्सपर्ट्स आपको देते हैं और लगातार हर रोज आपको एडवाइस दे रहे हैं खरीदारी करने की, तेजी करने की। भसीन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बिगुल के बात करते हैं, उनका स्वागत। भसीन साहब स्वागत है सर आपका। बाजार फिर से मजबूती के साथ एक्सपायरी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बताएं सर पहले तो अपडेट जो आप देना चाहें आज के सेशन के लिए या आपके स्टॉक्स के लिए। अनिल जी, आज तो लार्ज कैप डे है। HDFC, HCL टेक, रिलायंस और सीमेंट के काउंटर्स भी चल रहे हैं। ऑटोज में बकवाली है। तो जैसे आपको कहा था सुबह, ऑटोज में वीकनेस है, बैंक्स में बहुत तेजी है और बैंक्स में रहेगी। मिड कैप बैंक्स में हमें पर आपको जो अपडेट देना है अनिल जी, उसमें टाटा स्टील और गेल दिया था सुबह, वो बड़ा है। गेल आपको 100.8 मार गया, 5 में दिया था, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। टाटा स्टील में बने रहिए, 370 का टारगेट है शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए, 365। इसके अलावा JSW स्टील और SBI मेरे दोनों पिक्स हैं जहां मैं बना हुआ हूं और मैंने कहा ये 10% रैली देंगे इस महीने में। अब आप कहें तो मैं कॉल दूं, 3 कॉल्स हैं, अच्छे शेयर हैं जो कुछ टाइम के लिए भी जुलाई में अच्छा करेंगे। तो तीनों शेयर मैं आपको बाय की तरफ से बता रहा हूँ। जी सर, तीनों बाय कॉल्स हैं और आपके लिए आ रहे हैं आपके सामने। आइए नोट कर लीजिए आप, मैं भी नोट कर रहा हूँ। भसीन साहब बताएं सर। सर पहला कल भी मैंने दिया था IGL, मुझे इस भाव पे गैस यूटिलिटीज बहुत पसंद है। 1015 में MGL लीजिए, 1000 का स्टॉप लॉस, 1065 का टारगेट। दूसरा होएगा सर, सीमेंट में बहुत तेजी है। तो चाहे वो श्री सीमेंट है, अल्ट्राटेक, सब तेज लग रहे हैं। सेंचुरी टेक्सटाइल यहाँ लीजिए, 316 से 318, 309 का स्टॉप लॉस, 340 का टारगेट। और तीसरा सर ACC 1327 से 29 में लीजिए, 1305 का स्टॉप लॉस, 1375 का टारगेट। ओके, तो 3 स्टॉक है, तीनों में खरीदारी करने की राय है भसीन साहब की तरफ से। मैं दोहरा दूं, 1015 के आसपास आपको IGL खरीदना है, 1000 का स्टॉप लॉस लगाना है और लगाना है टारगेट, ओ माफ कीजिएगा MGL, सॉरी नॉट IGL, MGL जी, MGL 1015 में खरीदना है, 1000 का स्टॉप लॉस लगाना है, 1065 का टारगेट होगा आपका MGL का। दूसरा स्टॉक है सेंचुरी टेक्सटाइल्स, ये पसंद है भसीन साहब को, 316 318 की रेंज में खरीदिए, 309 का स्टॉप लॉस लगाइए, 309, 340 340 का टारगेट। ACC ये है तीसरा स्टॉक, 1327 1329 में खरीदिए,
1305 का स्टॉप लॉस है, 1375 का टारगेट है। यहाँ पर आप ऊपर के टारगेट रख सकते हैं। बीच बीच में जहाँ आपको अच्छा प्रॉफिट मिले, जहाँ स्टॉक तेजी से भाग जाए, बुक कर लीजिए, वापस नीचे में एंट्री करने का मौका मिलेगा। ये वसीम साहब की राय। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त निकालने के लिए। और 3 बजे आपसे फिर हम करेंगे मुलाकात, तब हम वसीम साहब से पूछेंगे कुछ और बेहतरीन उनकी पसंद के स्टॉक्स। 3 बजे आप फिर से जुड़िएगा वसीम साहब के साथ। आइए अब आगे बढ़ते हैं और खबरों वाले शेयर जान लें। देवांशी हमारे साथ है बताने के लिए उन शेयरों के बारे में जहां आज बाजार खुलने के बाद आई है सुबह से खबरें। देवांशी बताइए। गुड आफ्टरनून अनिल जी। आज सबसे पहले सीमेंट कंपनीज, इसमें आज एक्शन जरूर बनता हुआ दिख रहा है क्योंकि आज कुछ एजेंसीज के हवाले से खबर आई है कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे स्टेट्स हैं जहां पे सीमेंट की जो दाम है उसमें बढ़ोतरी की गई है। सीमेंट कंपनियों ने करीब 10 रुपए प्रति बोरी की कीमतें बढ़ाई हैं, इसके चलते आज तेजी देखने मिल रही है। इंफ्रा कंपनीज, आज सुबह ही हमने एक्सक्लूसिवली आपको ये खबर दी थी कि इंफ्रा कंपनीज या हाईवे डेवलपर्स जो है इनके लिए अच्छी खबर आती हुई दिख सकती है। NHAI के साथ, रोड मंत्रालय के साथ यहाँ पे बातचीत होती हुई दिख रही है। इन्होंने ये चर्चा की थी कि आउटस्टैंडिंग एन्युटी पेमेंट पर ज्यादा ब्याज मिलता हुआ दिख सकता है। इसी के चलते आज सारी कंपनीज जैसे गायर, इंफ्रा, ये स्टॉक्स हैं जो कि फोकस में है। राज इंडस्ट्रीज, इनका कॉन कॉल हुआ था। इनका ये कहना था कि रिन्यूएबल केमिकल और मटीरियल इंडस्ट्री कारोबार में कंपनी एंट्री करेगी और इसी के चलते आज तेजी देखने मिल रही है। JPM ऑटो, इनका लॉकडाउन और साथ ही बिजनेस अपडेट्स आते हुए दिखे। इनका ये कहना था कि लॉकडाउन से मुनाफे और आय दोनों पर बड़ी जोर से असर आती हुई दिखी है। तीसरी और चौथी तिमाही तक स्थिति सामान्य होने की उम्मीद लगाई जा रही है। साथ ही ABB पावर प्रोडक्ट्स, भारतीय रेलवे से इनको 120 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। सरकार को ट्रांसफॉर्मर्स डिलीवर करने का ये ऑर्डर मिला है, इसके चलते आज फोकस में। और साथ ही आज बड़े सौदों में बजाज फाइनेंस है जहां पे 5.5 लाख से ज्यादा शेयर्स ट्रेड होते हुए दिखे हैं। मल्टीपल डील्स होती हुई दिखी हैं। 3198 रुपीज प्रति शेयर के भाव से लेके 3348 रुपीज प्रति शेयर के भाव के बीच में ये डील्स होती हुई दिखी है। तो ये सारे स्टॉक्स पर आप नजर करें। बजाज फाइनेंस, यहाँ पर आपने बढ़िया एक्शन आज होते हुए देखा है। ABB पावर प्रोडक्ट्स, कल वरिंदर रिजल्ट एक्सरे में भी स्टॉक पर चर्चा हुई थी, आज फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन पर भी बात करी थी और कई और स्टॉक्स जो आपको एक्शन दिखा रहे हैं। तो चलिए एक्शन की शुरुआत करते हैं। हमारे गेस्ट हमारे साथ तैयार हैं। राकेश जी कुणाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही वागले साहब हैं, सुमित बगड़िया साहब भी हैं और साथ ही संदीप जैन साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बजाज फाइनेंस, सुमित जी इससे ही शुरुआत करते हैं। बड़े सौदे भी हुए हैं, जैसे कि देवांशी बता भी रही थी, कल की तेज गिरावट के बाद आज अच्छी रिकवरी भी हुई है, 4% की तेजी है। एक्शन वापस आ गया है स्टॉक में, यहाँ से और तेजी बनती हुई दिख रही है आपको? हाय, गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए, मार्केट्स में आज एक रेंज बाउंड मूव देखने को मिल रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स हमें रेंज बाउंड मूव दिखा रहे हैं। बजाज फाइनेंस में जो ऊपर में रेजिस्टेंस है वो 3400 का है, अभी 3330 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो 3400 का लेवल एक बार टूटने दे, उसके बाद इसमें फ्रेश बाइंग करके चलने का सलाह रहेगा। जिन्होंने बाय कर रखा है वो पोजीशन एक बार होल्ड कर सकते हैं। नीचे में जो स्टॉक का सपोर्ट है वो करीब 3225 के आसपास है। तो जब तक ये लेवल नहीं टूटेंगे तब तक बने रहे और फ्रेश बाइंग 3400 के ऊपर बनेगी। ओके, 3400 के ऊपर फ्रेश बाइंग करिए, अभी मत करिए, ये आपके लिए सलाह आ रही है बजाज फाइनेंस में। बंसल जी, एशियन पेंट्स फिर से मूवमेंट दिखा रहा है। कल थोड़ा वॉलेटाइल हो गया था स्टॉक, अब फिर से मूवमेंट आते हुए दिख रहा है, आधे % ऊपर है, डेज हाई पर अभी आया है। क्या फिर से रफ्तार पकड़ने के लिए तैयार दिख रहा है एशियन पेंट्स? दीपांशु, बिल्कुल। ये कल स्टॉक नीचे गिरा था, नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिला था और आज इसने क्रूशियल लेवल 1713 का क्रूशियल लेवल तोड़ा है। तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए। इन लेवल्स पे सस्टेन करता है तो दोबारा से एक प्रबल दावेदार बनेगा। खरीदारी का 10-15 मिनट रुकना चाहिए। अगर 1713-15 के ऊपर सस्टेन करता है तो खरीदना चाहिए। तब 1698 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और तब इसमें ऊपर में 1770-1775 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, फिर से मूवमेंट के लिए तैयार आपको होता हुआ दिख रहा है एशियन पेंट्स इस समय। बाकी के ऑटो स्टॉक्स में वागले साहब चर्न हो रहा है, बट आप एक स्टॉक जिस पर बार बार चर्चा करते हैं, एस्कॉर्ट्स, वहां पर हम फिर से तेजी आते हुए देख रहे हैं। आज ऑटोज का दिन नहीं है बट यहाँ पर एस्कॉर्ट्स में मूवमेंट आते हुए दिख रहा है। फ्रेश 52 वीक हाई है सर इस स्टॉक पर, क्या बना है इस चार्ट का? आफ्टरनून दीपांशु, मैंने मॉर्निंग में ही कहा था इसको लेके चलना चाहिए, सिर्फ इसमें व्यू पोजिशनल रखे। हालांकि एक दिन में आज कितनी मूव आएगी कह नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे ये 1200-1220 तक अगले 3 से 4 दिन में जाते हुए दिखता है। 1105 के नीचे का स्टॉप लॉस होना चाहिए।
ओके 1105 के नीचे का स्टॉप लॉस होना चाहिए, पोजिशनल व्यू बना के रखिए, पर अच्छा एक्शन हो रहा है यहाँ पर। श्रीकांत चौहान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रीकांत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी शो में। एक्शन दोनों तरफ का हो रहा है इस समय बाजार में, जहां तक स्टॉक मूवमेंट का सवाल है। कमिंस इंडिया यहाँ पर एक तेज गिरावट आई है, 430-435 तक ये स्टॉक जाता था, वहां से फिर फिसला है, अब 400 के लेवल्स पर है। यहाँ पर फ्रेश शॉट बनता है या फिर एक बाउंस बैक आ सकता है? गुड आफ्टरनून दीपांशु। दीपांशु देखिए, वैसे कमिंस इंडिया एक डिफिकल्ट स्टॉक है ट्रेडिंग करने के लिए। मैंने इनफैक्ट कई बार देखा है कि उसमें यानी कि 10 दिन में से एक बार ट्रेड करो और छोड़ दो, तो वैसा उस टाइप का स्टॉक है। लेकिन उसके फॉर्मेशन से मुझे लग रहा है कि कल का जो एक फॉर्मेशन था उसमें हार्डली किसी ने कंटिन्यूएशन दिया है, बट कमिंस ने कंटिन्यूएशन दिया है, तो क्लियरली मुझे लगता है कि शायद ये स्टॉक धीरे धीरे एक बार वापस अभी चल रहा है ये 400 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि 385 390 तक ये आ सकता है। तो करंट लेवल से अगर शॉर्ट पोजीशन हो तो उसे कंटिन्यू करें और 390 से लेकर 385 के रेंज में इसे कवर करें। ओके ये है आपके लिए कमेंट्स। थोड़ा और गिरे तो फिर शॉर्ट्स कवर करने का टाइम आ सकता है। जैन साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जैन साहब, कुछ जो एपीआई वाले स्टॉक्स हैं आज फिर से रफ्तार पकड़ रहे हैं। ग्रैन्यूल्स इंडिया पर नजर डालिए, आईओएल केमिकल्स, यहाँ पर शानदार तेजी आ रही है। जुबिलेंट लाइफ में भी अच्छी आज मूव आई है। कैसा इंटरेस्ट देख रहे हैं सर इन स्टॉक्स में? कोई आपको पसंद आ रहा है स्पेस में? नहीं, ये बहुत नीचे के लेवल्स पे मुझे याद है आईओएल केमिकल्स, मैंने जो शाम वाला स्पेशल शो था उसमें 190 के लेवल्स पे रेकमेंड किया और वहां से आज ऐसे भाव हो गए हैं कि इन लेवल्स पे अब हिम्मत नहीं होती कि वापस से मैं खरीदने की राय दूं। हालांकि वैल्यूएशंस के लिहाज से अभी भी सस्ते हैं, बट ये तीनों ही नाम में थोड़ा बहुत में ग्रैन्यूल्स के साथ अभी भी मुझे कंफर्ट आता है, होल्ड किया जा सकता है। बट ओवरऑल फार्मा स्टॉक्स में मुझे ऐसा लगता है कि जो एक लॉकडाउन के दौरान जो काफी मैंने एग्रेसिवली बहुत सारे फार्मा वन आफ्टर दी अनदर रेकमेंड किए थे, अब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वहां से थोड़ा ध्यान हटा के आईटी और एफएमसीजी, जो कि बहुत ही अच्छे लेवल्स पे कई स्टॉक्स दिख रहे हैं कि भले मुझे आईटीसी हो या एचयूएल हो, पीजीएचएल मैंने फार्मा कम, एफएमसीजी कम, ओटीसी प्रोडक्ट वाली कंपनी है, इवन ग्लैक्सो स्मिथ के लाइन फार्मा है, वहां पे ध्यान देना चाहिए। 1400 लगभग वाला जो प्राइस है, इसमें भी कंफ्यूजन रहता है हमेशा। पीजीएचएल और पीजीएचएच जैसा ही ग्लैक्सो स्मिथ के लाइन फार्मा, उसका भी एक 10,000 वाला भी है और एक 1480-82 वाला भी है, तो उस पर ध्यान दे 1482 वाले स्टॉक पे। मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स में दम है और ऑलरेडी बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हो चुका है, तो ये स्टॉक आज मैं कहूंगा कि इस पे ध्यान दे, पीजीएचएल और ग्लैक्सो जो 1400 के लगभग का भाव है। और बाकी ओवरऑल आई एम बुलिश ऑन द सेक्टर, तो होल्ड की राय तो है ही है जो भी स्टॉक्स पास में रेकमेंड किए। होल्ड की राय तो है ही इन स्टॉक्स में, बट एफएमसीजी और आईटी में आपको बेहतरीन एक्शन दिखेगा। आईटी में टीसीएस के नंबर्स आ रहे हैं, उनके बारे में जानेंगे, पर उससे पहले श्रीकांत जी के लिए बिगुल बजाते हैं बीटीएसटीडी का। बताएं श्रीकांत जी। दीपांशु देखिए, अभी आपने जस्ट बात की थी ग्रैन्यूल्स के ऊपर, और ग्रैन्यूल्स में अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छा एक बुलिश कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन बना रहा है। इनफैक्ट ये काफ़ी बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है इस पर्टिकुलर पेस में। और अगर इसकी एक्टिविटी अगर आज के दिन के भी देखते हो तो उसमें पिछले 20 या 22 दिनों का जो एवरेज हाई वॉल्यूम होता है उसके ऊपर का इसमें ट्रेडिंग हो रहा है विथ वेरी गुड वॉल्यूम एंड प्राइस एप्रिसिएशन। तो बहुत ही क्लियरली मुझे लगता है कि शायद ये जो स्टॉक है वो 230 के लेवल्स को आज जाते जाते छू सकता है, तो ये बीटीएसटीटी टाइप ऑफ स्टॉक हो सकता है। करंट लेवल से इसे बाय करें, 220 के करीब अभी ट्रेड कर रहा है ये, और यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है तकरीबन 216 रुपये का, और टारगेट्स रहेंगे यहाँ पे 230 और 232 के। 230, 232 के टारगेट, 216 का टाइट स्टॉप लॉस। ग्रैन्यूल्स इंडिया इस पर खरीदारी की राय है। बड़ा ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है कुछ मिड कैप एनबीएफसी स्टॉक्स पर। सुमित जी, इक्विटास पर नजर डालिए, अभी थोड़ी देर में एक 3-3.5% का स्पाइक आया है स्टॉक में, क्या बता रही है चार्ट आपको? बिल्कुल आपने सही कहा, सुबह से स्टॉक वीकनेस दिखा रहा था और अभी थोड़ी देर पहले से स्टॉक में सडन स्पाइक आया है। तो स्टॉक के अंदर स्ट्रक्चर तो ओवरऑल अच्छा ही बना हुआ है, लेकिन स्टॉक का ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो करीब 60 रुपए के आसपास है। तो एक बार ये 60 रुपए का लेवल तोड़े, ये पैच निकाले
उसके बाद स्टॉक के अंदर बहुत बढ़िया और अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। जब तक 60 नहीं टूटता तब तक मैं फ्रेश बाइंग के लिए वेट करूंगा। नीचे में 56-50-57 का सपोर्ट है, ये सपोर्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस के लिए। अगर ये सपोर्ट निकला तो फिर गिरावट आएगी, नहीं तो पोजीशंस एक बार होल्ड करके चल सकते हैं। तो ये है आपके लिए राय इक्विटास पर, और थोड़ी देर में आपके लिए एक एक्सक्लूसिव खबर भी आने की तैयारी में। हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर से स्वाति खंडेलवाल हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले जल्दी से एक बार टीसीएस का रिव्यू ले ले। कुशल हमारे साथ है बताने के लिए कैसे आएंगे रिजल्ट्स। कुशल बताइए। बिल्कुल अनिल जी, तो टीसीएस के नंबर्स कमजोर साइड पर देखने को मिलेंगे। पोस्ट मार्केट इनके नंबर्स आएंगे। मुनाफे में करीब 2.25% की फॉल के साथ हम 7,870 करोड़ रुपए की जो मुनाफा है वो कंपनी का एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। वहीं डॉलर आय में आप 5.5% का फॉल देख पाएंगे और 514 करोड़ डॉलर पर कंपनी की जो आय है वो आ सकती है, क्योंकि Q4 से थोड़ी बहुत डील मोमेंटम रहा था तो उससे सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया। पर Q1 में कोविड के चलते उतनी डील साइंस नहीं हुई थी और उसका जो इम्पैक्ट है रियलाइजेशन के साथ साथ आपको मार्जिन पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। 25.1% से घट के 24.6% कंपनी की अब मार्जिन आ सकते हैं। और साथ ही दो चीजें इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट की साइड से जानना, एक तो आगे की डील पाइपलाइन क्या है और उस पर प्राइसिंग जो है वो किस हिसाब से तय की जा रही है, और साथ ही आगे के लिए जो ग्रोथ मोमेंटम है और जो आउटलुक है ओवरऑल क्लाइंट स्पेंडिंग का, वो देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा। ये है टीसीएस। ओके, टीसीएस में रिजल्ट्स के पहले ट्रेड क्या बन सकता है? श्रीकांत जी जरा देखिए, वायदा कारोबार के डेटा कोई ऑप्शन मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया, वो देख लेंगे तो बढ़िया रहेगा। नहीं होगा तो फिर आप जैसा भी आपको ठीक लगे वो बताइए सर। देखिए इसमें 2300 के मल्टीपल हाईज बने हैं और इस बार भी उसने नया हाई किया था 2300 का, लेकिन 2300 से वापस रिवर्स हो चुका है। लेकिन अगर इसके ओवरऑल फॉर्मेशन को देखें तो मुझे लगता है कि इसमें जो एक रिकवरी बनी है वो काफ़ी शॉर्ट फ्रेम में काफ़ी अच्छी रिकवरी बनी है और काफ़ी जो कंसेंसस थे कि ये स्टॉक शायद गिर सकता है हो गया, उसके अगेंस्ट ये चला है। तो मुझे लगता है कि इसमें 2300 के कॉल ऑप्शंस अगर मिलते हैं तो वो लेके चलने चाहिए। और अगर 2300 के कॉल ऑप्शंस अगर मैं सर्च करता हूँ तो मुझे लगता है कि जो नियरेस्ट एक्सपायरी है उसके कॉल ऑप्शंस 2300 के ट्रेड कर रहे हैं एट 30 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहे हैं सर। ये 30-31 रुपये के रेंज में है। काफ़ी अच्छा ट्रेड बन सकता है ये। तो मुझे लगता है 30 रुपये में इसके कॉल ऑप्शंस लेके चले और स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आज रिजल्ट है तो रिजल्ट के बाद इसमें एक बड़ी एक्शन हमेशा आती है। तो स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे हम, 30 रुपये का पूरा एक ट्रेड लेते हैं और उसको वेट करते हैं। उसका रीज़न एक ही है, क्योंकि इसने ऑल टाइम हाई को क्रॉस किया है और इसकी जो रिकवरी है वो एक सॉलिड रिकवरी पैटर्न है। ओके, तो ये है आपके लिए टीसीएस पर आइए अब रुक करते हैं हमारी बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर का। हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल हमारे साथ जुड़ चुकी है। चलते हैं उनके पास और पूछते हैं क्या है बड़ी खबर। वो बस कुछ ही सेकंड्स में हमारे साथ जुड़ने वाली है। आज के लिए जुड़ने का सिलसिला थोड़ा सा मुश्किल से होता है, क्योंकि सारे वर्क फ्रॉम होम हैं तो थोड़ा सा कभी कभी कनेक्शन लूज हो जाता है। तो आइए हम उनसे कनेक्शन चुस्त दुरुस्त करने की कोशिश में, लेकिन तब तक बाजार और तेजी करने वालों का कनेक्शन एकदम परफेक्ट चल रहा है। 22,800 पर बैंक निफ्टी है, 10,800 पर निफ्टी है और मजबूती के साथ 1% की तेजी के साथ जुड़ चुके हैं स्वाति खंडेलवाल। स्वाति, स्वागत है आपका। बताइए क्या है बड़ी खबर और किस स्टॉक को लेकर है, किसका ऑफर फॉर सेल आ रहा है? जी, जहां तक ऑफर फॉर सेल की बात करें तो हमें सूत्र बता रहे हैं लगातार सरकार की ये प्रक्रिया जारी है, किस तरह वो बड़े कंपनीज जहां पर उनकी स्टेक बहुत ज्यादा है वो कम करते जाए। तो अगली कंपनी जो सरकार की लिस्ट में है वो है गार्डन रीच एंड शिप बिल्डर्स। आप जानते हैं ये कंपनी डिफेंस की एक बड़ी कंपनी है और सरकार इसमें कोशिश कर रही है कि कम से कम 10% स्टेक कम किया जाए इस कंपनी में। और इसके लिए कंपनी में उन्होंने बैंकर्स भी नियुक्त करने की एक डेट जारी की है। इनफैक्ट कल 10 जुलाई को उनके लीगल एडवाइजर्स और ट्रांजैक्शन एडवाइजर अपॉइंट हो जाएंगे। बिड्स बुलाई गई हैं। तो 10% सरकार की पूरी योजना है कि इस कंपनी में ओएफएस के थ्रू स्टेक सेल की जाए। 74% के करीब उनके यहाँ पर स्टेक है और 10% कम करने की योजना बहुत जल्द ही इस पर कार्य शुरू हो गया है। तो गार्डन रीच एंड शिप बिल्डर्स ये कंपनी है जिसका ओएफएस आने वाला है। तो एक के बाद एक सरकारी कंपनियां ऑफर फॉर सेल ला रही है। आपने मिधानी की भी स्टोरी की थी और वो भी कंफर्म हुआ। और कौन सी कंपनियां हैं जिनके ऑफर फॉर सेल आ रहे हैं? मिधानी के अलावा भी आप कंपनियां कहीं बता रही हैं, राइट? जी
तो मैं सोच रही थी सर मैं एक-एक करके आपको बताऊँगी, बट अगर आप सब आज ही जानना चाहेंगे तो मैं बता सकती हूँ। 2 कंपनीज़ नहीं नहीं, और जो हैं जिनका जो आज जिन्होंने आपने इंटरव्यू किया, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि आज आपने एचएएल का भी इंटरव्यू किया, प्लस जी, मिधानी के जी, आपके उन पर भी मुहर लग चुकी है। उनके एक बार डिटेल दे दें जी, जो स्टोरीज आपने की थी। जी। जी। जी, सो मिधानी का आपको पता ही है, हमने कहा था स्टेक सेल हो रहा है और बिल्कुल उसका एक प्रॉपर नोटिफिकेशन आ चुका है और कंफर्मेशन आ गई उस खबर पर कि ओएफएस पे तेजी से प्रक्रिया चालू है, बैंकर्स नियुक्त हो गए हैं, तो वहाँ वो बात कंप्लीट हो गई है। सेम चीज हम बात कर रहे हैं आज गार्डन शिप बिल्डर्स एंड रीच की। कल जैसा मैं कह रही हूँ बुलाए जा रहे हैं, प्रेजेंटेशंस होंगी बैंकर्स की और वो अपॉइंट होके तुरंत आप देखेंगे 10% स्टेक वहां भी कम किया जाएगा। एक और कंपनी जिसकी आप बात करें, आज हमने मैनेजमेंट भी बुलाया, एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। जी हाँ, इस कंपनी में भी सरकार 15% स्टेक कम करने जा रही है ओएफएस के जरिए और इसके लिए भी बैंकर्स की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। ये हमें आज कंपनी के सीएमडी ने भी आके कंफर्म किया और उन्होंने भी ये बताया कि बहुत जल्दी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 3 कंपनियां फोकस में हैं और आप देखिए सरकार ने कहा है कि जो जहां-जहां उनको ओएफएस लाना है, ये बड़ी कंपनीज जहां पर उनका स्टेक ज्यादा है, वहां कम करने की प्रक्रिया पूरी तरह चालू हो गई और अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये है आपके लिए विनिवेश से जुड़ी हुई कंपनियां, जो सरकारी कंपनियां उनके पूरी तरह से ये ऑफर फॉर सेल लाने की तैयारी। ये बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर आती हुई इस वक्त स्वाति की तरफ से। शुक्रिया स्वाति, ये बेहतरीन एक्सक्लूसिव खबर हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं और एक बीटीएसटी का बिगुल है श्रीकांत जी के लिए और उसके बाद मैं तैयार हूँ अपनी 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी के साथ। और आज लेट नहीं करेंगे, एक्सपायरी का दिन है इसलिए। श्रीकांत जी के लिए बिगुल। बताइए श्रीकांत जी। या अनिल जी, मुझे लग रहा है कि देखिए वैसे मार्केट काफ़ी एक साइडवेज कंसोलिडेशन में गया है, लेकिन उसमें जो बायसनेस है वो पॉजिटिव है। और अगर आप देखेंगे तो साइड मार्केट में काफ़ी अच्छी एक्शन बन चुकी है। और अपने लास्ट फ्राइडे मुझे बताया भी था कि थोड़े और अगर मिड कैप स्टॉक्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो ये आने वाले रैली को आप अच्छा राइड कर सकोगे। तो वो उसी बेसिस पे मैंने कुछ मिड कैप स्कैन किए थे, ग्रैन्यूल्स निकला है। अभी उसके बाद मुझे लगता है कि अगर अनिल जी कोई अच्छा स्टॉक अगर यहाँ पे ट्रेंडिंग पैटर्न बना रहा है तो वो है डीबी कॉर्प। और अभी ये करंटली ट्रेड कर रहा है 81 हाफ के करीब। और मुझे लगता है कि इसने अच्छा खासा एक अपना असेंडिंग ट्रायंगल बना लिया है और ये स्टॉक शायद एक बार 87-88 के लेवल्स को छू सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो सकता है फॉर 2-3 दिन के लिए। और करंट लेवल से इसे लॉन्ग करें। हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है, काफ़ी नज़दीक का है, 80 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है और 87-88 ये 2 टारगेट्स के लिए लॉन्ग करना है। ओके, एक बार स्टॉप लॉस और टारगेट फिर से दोहरा दें सर श्रीकांत जी। अनिल जी, यहाँ पे स्टॉप लॉस हमें रखना है 80 रुपीज़ का। अभी 83 रुपीज़ के करीब आ चुका है ये स्टॉक और यहाँ पे टारगेट रहेंगे 88 रुपीज़ के। ओके, 88 रुपीज़ का टारगेट के लिए डीबी कॉप, ये है आपके लिए राय। पर चलिए अब बिगुल बजाते हैं अनिल जी के लिए और जान लेते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या है इस समय। अनिल जी, आज सुबह से डाउ में थोड़ी सी सुस्ती है बट बहुत ही सीमित दायरे में ट्रेड हुआ है सर। एकदम जब गिरता है तो 50-60 अंकों से ज्यादा नहीं गिरता और ऊपर जाता है तो भी 50-60 अंकों से ज्यादा ऊपर नहीं जाता है। तो एक बहुत ही टाइट रेंज में डाउ फ्यूचर्स आज दिखे, फिलहाल 50 अंक नीचे है। यूरोप के बाजार की बात करें तो थोड़ी मिलीजुली शुरुआत है, पर जर्मनी के बाजारों में आज अच्छा रिबाउंड है, 1% ऊपर है। फ्रांस और यूके एकदम सपाट हैं और एशिया के बाजार, ज्यादातर बाजार आज अच्छी तेजी के साथ बंद हुए हैं। शंघाई, जापान, चीन के बाजार आज एक बार फिर से 1% की तेजी में थे और जापान और हांगकांग लगभग 0.5% ऊपर थे। तो मिले जुले बट ज्यादातर पॉजिटिव क्यूज ही हैं सर। तो संकेत तो मिले जुले हैं दीप, कोई खास ऐसा चेंजेस है नहीं। और जहाँ तक सवाल है आखिरी घंटे की स्ट्रेटेजी का, एक्सपायरी का दिन है, तो मैं आपके सामने 1-2 चीज़ें रखना चाहता हूँ। पहला तो ये कि निफ्टी हम इस वक्त ट्रेड करते हुए देख रहे हैं 10,800 के आसपास और यहाँ पर मेक और ब्रेक लेवल यही है। देखिए 10,800, अब यहाँ से अगले 15-20 मिनट में क्या एक्शन दिखाता है वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 10,800 के कॉल पर है 71 लाख शेयरों का। पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 10,700 के कॉल ऑप्शन पर और वो है 78 लाख शेयरों का।
ठीक है, तो लगभग बराबरी का है, 100 पॉइंट ऊपर नीचे। अब अगर आप 10,800 के ऊपर निकल कर टिके तो आप 50 पॉइंट से यहाँ 51 पॉइंट यहाँ से आराम से बढ़ सकते हैं। 10,840 10,850 तक की जगह बनेगी, और अगर नहीं बढ़ पाए तो 10,750 10,760 तक नीचे आ सकते हैं। तो 40 से 50 पॉइंट का मूव किसी भी एक तरफ आ सकता है। मेरे लिए अंदाज़ा लगाना मुश्किल काम है कि किस तरफ होगा। ज़्यादा संभावना है कि शायद 10,750-60 तक आने की कोशिश करे, लेकिन फिर भी मैं श्योर नहीं हूँ, कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स आपको बता रहा है थोड़ा सा नीचे आ सकता है और यहाँ हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 10,800 पर है, लेकिन एक्सपायरी का दिन है, किसी भी तरफ हो सकता है। तो मैं इस वक्त कोई ट्रेड सजेस्ट नहीं करूँगा, वेट एंड वॉच है। दोनों तरफ बराबर ही 50-50% वाला मामला है। 40 से 50 पॉइंट का मूव दोनों में से एक तरफ कहीं भी आ सकता है, ये एक संभावना है। और उसके बाद वो मूव आने के बाद हो सकता है वापस आप 10,800 के आसपास ही एक्सपायरी होते हुए भी देख लें, तो बड़ी बात नहीं। यानी कि 10,840-50 हुआ, वापस 10,800 आ गए, या 10,760 10,750 हुआ, वापस 10,800 आ गए, तो वो संभावना बन रही, क्योंकि पोजीशन जिस तरह की है 10,800 के कॉल ऑप्शन पर 71 लाख शेयर, वो मेक और ब्रेक वाला मामला है। ये हो गया निफ्टी की बात। आइए बैंक निफ्टी 22,800 पर इस वक्त आप ट्रेड कर रहे हैं। 22,500 के नीचे एक्सपायरी नहीं होगी, 23,000 के ऊपर नहीं होगी, ये तो साफ डेटा में दिख रहा है। 22,500 पर 19 लाख शेयर हैं कॉल पुट में, और 20,000 पर 23 लाख शेयर हैं कॉल्स में। ये आपके लिए रेंज हो गई। इस रेंज में बीचों बीच में कहीं भी हो सकता है। अब वो 22,600 से 22,800 की 900 की रेंज दिख रही है, तो मैं अंदाज नहीं लगाना चाहता। डेटा बहुत साफ तस्वीर नहीं दे रहे कि एग्जैक्टली किस लेवल पर हो सकता है, बड़ी रेंज दे रहे हैं, और वो रेंज मैंने आपको बता दी 22,500 से 23,000। तो आपके लिए बैंक निफ्टी पर यही ट्रेड हो सकता है, 22,500 के नज़दीक आए तो खरीदे, 23,000 के नज़दीक आए तो बेचे, अदरवाइज कुछ न करें। तो दोनों में आज एक्सपायरी के दिन कोई खास ऐसा क्लियर कट मुझे ट्रेड दिख नहीं रहा, मैं अवॉइड करूंगा दीप जी। अवॉइड करना ज़रूरी है। रेंज आपको मिल गई है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, थोड़ी 500 पॉइंट की वाइड रेंज मिल रही है। निफ्टी में 10,800 एक की लेवल होगा जहां पर आपको नज़र रखनी चाहिए, तो नज़र लगाए रखते हैं। वैसे तो पॉजिटिव ही ट्रेड हो रहा है जहां तक भारतीय बाजारों का सवाल है। 200 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी, 100 पॉइंट ऊपर आपको निफ्टी इस समय दिख रहा है। अच्छी मूव्स आ रही हैं, और आज आईटी में भी एक अच्छा पार्टिसिपेशन आपको आते हुए दिखा है। टीसीएस के नंबर्स कल आने वाले हैं, सॉरी आज शाम को मार्केट्स बंद होने के बाद आने वाले हैं, वहां पर नजर है। इन्फोसिस में आज सुबह मूव आ रहा था, और अब एचसीएल टेक्नोलॉजीज ये थोड़ा मूवमेंट दिखा रहा है। जी अनिल जी। बिल्कुल, और डीप आगे बढ़े उससे पहले हमारे साथ बीएससी के एमडी और सीईओ आशीष कुमार चौहान साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आशीष सर, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। नमस्कार। शुक्रिया वक्त देने के लिए। और सबसे पहले तो बीएससी को 146वीं बर्थडे की बहुत बहुत बधाई, और आपको भी बहुत बहुत बधाई। आपके नेतृत्व में बीएससी की पूरी टीम देश के निवेशकों के हित में और देश के इन्वेस्टर्स के लिए वेल्थ क्रिएशन का और कॉर्पोरेट्स को कैपिटल रेज करने की दिशा में जो बड़ा काम कर रही है, योगदान कर रही है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बधाई सर। धन्यवाद सर। बिल्कुल, जैसा कि इतिहास 146 साल पुराना है, वैसे सुनने में लगता है 146 साल पुराना मतलब बड़ी पुरानी सी कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन बीएससी की जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। टेक्नोलॉजी जबरदस्त है, और कभी ऐसा सुनने को मिलता नहीं कि बीएससी में किसी तरह की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो, कोई खराबी हो। मुझे सबसे पहले ये बताएं सर, समय के साथ इतने सालों में, इतने दशकों में बीएससी कैसे बदला है अपने आप को, अपने मैनेजमेंट को, काम करने के तरीकों को, और इन्वेस्टर्स के साथ जो भी उनका रिश्ता है, ब्रोकर्स के साथ जो रिश्ता है, वो कैसे बदले हैं, कैसे बेहतर हुए, ये बताइए सर। सर धन्यवाद। आई थिंक बहुत लंबी बात होगी, लेकिन 1875 में जब बीएससी की रचना हुई थी तो उसको उस समय उसका नाम रखा गया था नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन, और एक तरह से नेटिव ऑपोजिट टू द ब्रिटिशर्स था वो। तो पहले दिन से ये नेशनलिस्ट संस्था रही है, और इन अ वे वो ब्रोकर्स के द्वारा संचालित थी। ब्रोकर की एक एसोसिएशन थी, और करीब करीब 2005 तक वो ब्रोकर एसोसिएशन ही रही। 2005 में उसका कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ, जिसके बाद वो कॉर्पोरेट बनी। उसके बाद हमने उसका 2017 में लिस्टिंग भी किया। और पहले जमाने में ब्रोकर्स जो होते थे वो उनका इलेक्शन होता था, प्रेसिडेंट, ट्रेजरर, वाइस प्रेसिडेंट सब बन के वो लोग नॉर्मली अपना बिजनेस भी करते थे, और जो कायदे कानून का जो पालन थे वो भी करवाते थे। तो वहां पर करीब अर्ली 90s में जब हर्षद मेहता स्कैम वगैरह हुआ, तब एक मांग उठी कि वी शुड हैव प्रोफेशनल एक्सचेंज, कि जो प्रोफेशनल चलाते हो। तो उसमें फिर एनएसई की रचना हुई 94 में,
और उसकी जो सक्सेस हुई उसके बाद गवर्नमेंट को लगा कि ब्रोकर्स को एक तरह से मेंबर्स रहना चाहिए और एक्सचेंज के जो डे टू डे ऑपरेशंस में भाग नहीं लेना चाहिए। तो बीएसई को भी 2005 में कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ और पूरा कॉर्पोरेटाइजेशन लिस्टिंग वगैरह करते करते करीब 10-12 साल लगे। इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, जो मेन टेक्नोलॉजी थी, पहले तो रोड पे खड़े रह के बनियन ट्री के, बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा रह के ट्रेडिंग करते थे और हाथ से एक दूसरे का हाथ मिला के उंगली से नेगोशिएट करते थे, उसके ऊपर एक रुमाल जैसा रख के, और धीरे धीरे ब्लैक बोर्ड पे चले गए। उसके बाद एक बड़ा बिल्डिंग बना के उसके फ्लोर पे ट्रेडिंग करते रहे। वो करीब करीब 94 तक फ्लोर पे ट्रेडिंग करते रहे और 95 में बीएसई ने स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग अपनाया और करीब 25 साल से बीएसई स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग करती है। जो पुरानी सिस्टम थी 95 टू करीब करीब 2015 तक, उसको सीएमसी नाम की एक संस्था थी जो गवर्नमेंट की संस्था थी, पीएसयू थी, और बाद में टाटा कंसल्टेंसी में उसका मर्जर हो गया था, उसने बनाई थी। और 2014 के अंत से 2015 से बीएसई ने डॉइचे बोर्से नाम की एक संस्था है जर्मनी में, उसकी टेक्नोलॉजी को खुद ही हस्तगत करके खुद ही मैनेज करती है बीएसई। तो 2015 से बीएसई कंप्लीटली नई टेक्नोलॉजी के साथ मार्केट में आई है। और अब पहले जमाने में बीएसई सिर्फ स्टॉक्स का ट्रेडिंग करती थी, आज इक्विटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स, कमोडिटी डेरिवेटिव्स में भी बीएसई ने कल 3000 करोड़ का सौदा किया। इक्विटी डेरिवेटिव्स में आज ही मुझे लग रहा है 10,000 करोड़ का ट्रेडिंग हो जाएगा। करेंसी में भी बीएसई हर रोज 25-30 करोड़ का ट्रेडिंग वॉल्यूम करती है। इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज है, म्यूचुअल फंड है, स्टार म्यूचुअल फंड, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन, आईपीओस, एसएमईज। अब बीएसई ने इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन में भी अपनी एक सहयोगी संस्था के साथ मार्केट में आई है। तो मुझे लग रहा है कि बीएसई ने एक पिछले 10 सालों में बहुत बड़ा व्याप किया हुआ है इंस्ट्रूमेंट्स में, नंबर ऑफ मेंबर्स में। कई चीजें जो बीएसई पहले नहीं सोचती थी, आज बीएसई सोचने लगी है और मेंबर्स के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टमेंट के अच्छे सही तरीके जो सेफ है वो लाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, और ये साफ तौर पर दिख भी रहा है बढ़ते हुए वॉल्यूम में, बढ़ते हुए एक्शन में और बढ़ते हुए अकाउंट्स में। हाल ही में हम कुछ डेटा देख रहे थे, ब्रोकरेजेस के पास नए क्लाइंट्स लॉकडाउन में काफ़ी खुले हैं। आपकी सहयोगी संस्था सीडीएसएल में लगातार अकाउंट्स खुलने की तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ी है। तो इस लॉकडाउन पीरियड में किस तरह से इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट आ रहा है, किस तरह से लोग ज़्यादा कैपिटल मार्केट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसका एक अंदाजा दे पाएंगे सर? हाँ, बीएसई का खुद का नंबर देखें तो करीब बीएसई में अब 5 करोड़ 10 लाख से अधिक इन्वेस्टर्स रजिस्टर्ड है और नॉन डुप्लीकेट पैन देते हैं, सिंगल पैन नंबर तरीके से लेते तो भी बीएसई में करीब 3 करोड़ से अधिक निवेशक बीएसई में रजिस्टर्ड है, जो स्टॉक मार्केट की संस्थाओं में सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट की नजदीकी संस्था से डबल से भी ज्यादा है। तो बीएसई में पिछले 2-3 साल से खास करके डिमोनेटाइजेशन के बाद बहुत ज्यादा लोगों को निवेश, आपको पता है कि बीएसई ज्यादा निवेश पे ध्यान देती है, सट्टे पे कम देती है। सट्टेबाजी वाली एक्सचेंज में भी थोड़ा लोग बढ़े हैं, लेकिन जो निवेशक है वो ज्यादा बढ़े। तो मुझे लग रहा है हर साल हर महीने करीब 8 से 10 लाख नए निवेशक बीएसई में ज्वाइन हो रहे हैं डी डुप्लीकेटेड पैन नंबर बेसिस पे। तो पिछले 3-4 महीनों में एक तरह से जब से लॉकडाउन लगा है तब से ज्यादा लोग जो पहले रजिस्टर भी हुए थे, ट्रेड नहीं करते थे, आज बीएसई में ट्रेड करने लगे हैं। और बीएसई चूंकि बहुत पुरानी संस्था है, उसका एक ट्रस्ट है लोगों में, तो स्वाभाविक है लोग रिटेल के जो मानस है वो बीएसई पे ज्यादा निवेश करने के लिए उत्सुक हैं। और इसलिए मुझे लग रहा है कि बीएसई का वॉल्यूम भी पिछले साल के हिसाब से इस साल करीब 50% से भी अधिक बढ़ा हुआ चल रहा है। बिल्कुल, तो ये वॉल्यूम्स इस वक्त बढ़ते हुए दिख रहे हैं। सर, आपसे बहुत कुछ बातें करनी है लेकिन थोड़ी सी वक्त की आज कमी है, और वीकली एक्सपायरी का भी दिन है, बहुत सारा एक्शन भी है और आप भी काफ़ी बिजी हैं। मैं फिर से आपको से किसी और दिन विस्तार में इन नए ट्रेंड्स पर बातचीत करूंगा। आज आपके लिए सेलिब्रेशन का दिन है। आपको और बीएसई की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और इसी तरह से आप देश की वेल्थ बनाने के लिए, कॉर्पोरेट्स को पैसा जुटाने के लिए और देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए जो मदद कर रहे हैं, जो अपना योगदान दे रहे हैं, देते रहने से यही हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जी धन्यवाद। थैंक यू सर। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और
22,800 के पार है बैंक निफ्टी, 10,800 के पार है निफ्टी और आखिरी 1 घंटे का 50 मिनट का बचा है ट्रेड। जो स्टॉक्स एक्शन में है और जो खबरों के दम पर है उन पर हम फोकस करेंगे। थोड़ी देर में हम आपके सामने रखेंगे सेल के रिजल्ट्स का अनुमान। सारे मेटल स्टॉक्स मजबूत हैं, जबरदस्त तेजी में है और कल आने वाले हैं सेल के रिजल्ट्स, कैसे रहेंगे वो भी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन उससे पहले JSPL कल हमने कल के 2000 में दिया था, लेकिन बाजार में अचानक आखिरी घंटे में जो तेज बिकवाली हुई उसमें स्टॉप लॉस 158 का दिया था, वो ट्रिगर हुआ होगा, वो दुख है। लेकिन आज वापस मजबूती के साथ 165 पर आया है। 165 और 168 के टारगेट हमने दिए। वागले साहब जरा इसके चार्ट देखिए और बताइए क्या और जगह बची है 168-70 तक की? अनिल जी, थोड़ा सा चॉपी मूवमेंट हो सकता है, लेकिन मुझे ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव लगता है। मुझे लगता है आज इसने 165 के ऊपर अगर ये क्लोज होता है, जो लगता है मुझे होगा ये माहौल में, और कल अगर सस्टेन करता है तो 172 173 तक कल जा सकता है। तो जी, तो ये है आपके लिए JSPL। आइए, रियल एस्टेट शेयरों में एक्शन है, क्या एक्शन है ये बताने के लिए मानसी हमारे साथ तैयार है। मानसी बताइए। गुड आफ्टरनून अनिल जी। कल कैबिनेट की जो महत्वपूर्ण बैठक हुई थी उसमें रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक इम्पॉर्टेंट ऐलान हुआ है। अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम को मंजूरी मिलती हुई दिखी है। इससे रियल एस्टेट सेक्टर को फायदा मिलता हुआ दिखेगा और इस मंजूरी के तहत प्रवासी मजदूरों के लिए सस्ते किराए के घर मुहैया सरकार कराने जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किराए पर ये सस्ते घर मिलेंगे और आपको याद होगा मई में आत्मनिर्भर भारत स्कीम की जो गाइडलाइंस तय की गई थी उसी में इस स्कीम की घोषणा हुई थी। इससे कल मंजूरी मिलती हुई दिखी है। रेंटल हाउसिंग स्कीम के तहत अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग बनाने में सरकार 600 करोड़ का निवेश करेगी। निजी कंपनियों को अफोर्डेबल हाउसिंग बनाने में सरकार की मदद मिलेगी, तो इससे क्लियरली प्राइवेट कंपनियां जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर को केटर करती है उन्हें फायदा होता हुआ दिखेगा। 25 साल के एग्रीमेंट पर घरों को स्कीम के तहत रखा जाएगा और साथ ही खाली पड़े सरकारी आवास को किफायती घरों में बदला जाएगा। इस स्कीम के तहत स्कीम से किसे लाभ होगा? प्रवासी मजदूर, छात्र, गांव और छोटे शहरों से नौकरी की तलाश में जो लोग आए हैं उन्हें भी इस स्कीम से लाभ होता हुआ दिखेगा और साथ ही अफोर्डेबल हाउसिंग कंस्ट्रक्शन में जुटी हुई कंपनियों को मदद मिलेगा। इसी वजह से अफोर्डेबल हाउसिंग कैटेगरी की जो भी कंपनियां हैं आज उसमें एक्शन हम देख रहे हैं। शोभा, पुरवानकरा, कोल्टे पाटिल, DLF, गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज एस्टेट, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, हुडको और अजमेरा रियल्टी, इन तमाम स्टॉक्स में आज शुरुआती सत्र से ही एक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये है आपके लिए रियल एस्टेट कंपनियों के लिए खबरें। अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम को मंजूरी दी है सरकार ने कल कैबिनेट की में। रियल एस्टेट शेयरों में जैन साहब आपको कुछ पसंद है, कोई स्टॉक जो आप खरीदना चाहेंगे? देखिए, मैं वेरी फ्रैंकली अनिल जी, खरीदने के लिए तो अभी भी मुझे बहुत अभी कॉन्फिडेंस जुटाना पड़ेगा और मैं, हालांकि बहुत करेक्टेड है, बहुत माहौल खराब है, ऐसे लेवल्स पे है कि माउथ वाटरिंग लेवल्स है, बट फिर भी मैं बहुत एग्रेसिवली रेकमेंड नहीं करता अभी भी रियल एस्टेट स्टॉक्स को। बट यहाँ पे सर्टेनली 2-3 स्टॉक्स है जिनके ऊपर मेरी नजरें हमेशा बनी रहती है और पास में काफी बार रेकमेंड भी किया है। एक है प्रेस्टीज एस्टेट, क्वालिटी बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, जहां पे हो सकता है REIT एक आ सकता है फ्यूचर में। ऑलरेडी एक REIT लिस्टेड है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। दूसरा महिंद्रा लाइफ है, क्योंकि हो सकता है कि SEZs को लेकर आत्मनिर्भर भारत में कोई ना कोई बड़ी न्यूज भी आ जाए, और प्लस ये लोग कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है, रियल एस्टेट कंपनी भी है, वहां पे ध्यान दें। और तीसरा एक बॉम्बे बेस्ड ज्यादा प्रेजेंस है, गोदरेज प्रॉपर्टीज, एक क्वालिटी ग्रुप है, अच्छी पेडिग्री है, तो यहाँ पे ध्यान दें। बट फिर भी मैं बहुत ज्यादा बुलिश होके बढ़ चढ़ के खरीदने की राय अभी भी नहीं दूंगा, बल्कि मैं HDFC लिमिटेड के साथ राइड करूंगा। अगर रियल एस्टेट और हाउसिंग फाइनेंस और NBFC और सबका एक बहुत बढ़िया समावेश है, इस स्टॉक को मैंने बहुत बार रेकमेंड किया। अगर NBFC और हाउसिंग और रियल एस्टेट का एक अच्छा प्रॉक्सी प्ले है तो वो HDFC लिमिटेड है, और साथ में 3 IPOs भी आने वाले हैं। तो इस स्टॉक पे ज्यादा नजरें बनाए रखे, कोई भी चीज स्कीम आती है तो इसको बहुत फायदा मिलता है रियल एस्टेट रिलेटेड। और डाउनसाइड आए तो बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपना आज अच्छा खासा चला हुआ और नीचे से चला हुआ भी है, तो बाय ऑन डिक्लाइंस फॉर HDFC लिमिटेड एंड रेस्ट जो मैंने 2-3 स्टॉक्स बताए। ओके, तो ये है HDFC लिमिटेड। गिरावट में करें खरीदारी, लेकिन आज तो गिरावट है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ तेजी आपको नजर आएगी आज HDFC लिमिटेड में। लेकिन तेजी नजर आएगी एक और स्टॉक में, कौन सा है वो मुझे पता नहीं। मुझे यह पता है कि बिगुल बजाना है, वो है चार्ट कॉर्नर का। बाकी सब कुछ पता है कुणाल जी और राकेश जी को। आइए चलते उन्हीं के पास।
बताएं सर। अनिल जी, खरीदारी की राय है टाटा मोटर्स पर। टाटा मोटर्स में एकदम से रिवर्सल देखने को मिला है और पिछले कुछ मिनटों में एक अच्छा डिसेंट अपमूव देखने को मिला है, और जिस तरीके का टेक्निकल रुझान है, ये अपमूव आगे एक्सटेंड होगा। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। हमने निचले स्तरों से एक बेस बनता हुआ देखा है। हाल फिलहाल में एक डबल बॉटम पैटर्न बना है जिसका ब्रेकआउट आया है और अब टाटा मोटर्स वापस से तेजी पकड़ रहा है। इन स्तरों पर बाय करके चलें। 106 रुपए पर एक स्टॉप लॉस रख लें 106 पर। पहला टारगेट 113 रुपए 50 पैसे का और दूसरा टारगेट 115 रुपए 50 पैसे का। तो 115 115.50 के टारगेट के लिए बाय करना है टाटा मोटर्स। ओके, तो ये है टाटा मोटर्स में खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई दिख रही कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। ये एक और बेहतरीन स्टॉक जहां पर आप कर सकते हैं खरीदारी। ओके, अब आइए आगे बढ़ते हैं और फोकस करते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल पर। ठीक है, और इसके आने वाले हैं रिजल्ट्स। आशीष चतुर्वेदी जो मेटल सेक्टर को ट्रैक करते हैं बताएंगे हमें रिजल्ट कैसे आएंगे। आशीष बताइए। जी, नतीजे कमजोर देखने को मिलेंगे। तिमाही के दौरान अगर आप देखें तो लॉकडाउन का असर देखने को मिला है। हालांकि कुछ रेलवे की तरफ से जो ऑर्डर्स मिले जिसके चलते जो आय का फ्लो है वो बरकरार देखने को मिला। आय में हम अनुमान लगा रहे हैं कि मामूली 4% की गिरावट देखने को मिलेगी। इनके एबिटा मार्जिन यानी इनका जो कामकाजी मुनाफा है यहाँ पर 21% की गिरावट देखने को मिलेगी और मार्जिन पर भी दबाव रहेगा। 11.9% से घटकर 9.8% रहेंगे इनके एबिटा मार्जिन। और मुनाफा देखिए काफी ज्यादा घटते हुए नजर आएगा क्योंकि पिछले साल 468 करोड़ के मुनाफे के बदले इस बार 133 करोड़ का केवल मुनाफा दर्ज करेगी कंपनी। और एबिटा पर टन में भी अगर आप देखें तो हल्की बहुत गिरावट ही अनुमान लगाया जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाएगा तो नतीजे कमजोर रहेंगे। ओके, ये है आपके लिए कमजोर नतीजों का अनुमान और आशंका आपके लिए सेल में। फिर भी स्टॉक है मजबूत, मजबूत नहीं बड़ा जबरदस्त मजबूत है। सुमित जी, और कितना बढ़ सकता है सेल? अनिल जी, सेल के अंदर बहुत लोअर लेवल से बाइंग दे रहे हैं। इसने कल सबसे बढ़िया काम एक ये किया कि 200 डीएमए लेवल्स तोड़ा है। स्टॉक का भी ऊपर में इमीडिएट जो हर्डल है वो कल का हाई होगा। वो जैसे ही निकलेगा तो सेल के अंदर फिर और ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। 3750 38 ये लेवल निकलने के बाद 40 से 42 तक का अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। नीचे में 35 रुपए का सपोर्ट है। जब तक ये लेवल नहीं टूटता तब तक पोजीशंस होल्ड करके चले। ओके, जब तक ये लेवल नहीं टूटता तब तक पोजीशन को होल्ड करें। सेल में 37, 50, 38 ऊपर के टारगेट है, उस पर नजर रखें। एक और स्टॉक पर आज श्रीकांत जी फुल फॉर्म में हैं। कुणाल जी, राकेश जी से बड़ी मुश्किल से खाता खुला। सुमित जी अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे सैटेलाइट छोड़ना है कि बीटीएसटी में शॉर्ट कॉल देना है। और वागले साहब तो कैमरे की तरफ भी नहीं देख रहे। जब भी मैं पूछता हूं तो नीचे ही दिखते हुए नजर आते हैं। या तो खोज जारी है कोई इनको स्टॉक ढूंढने की, या फिर आज मुझे लगता है वागले साहब मूड में है नहीं। अब जो भी हो, श्रीकांत जी एकदम फुल फॉर्म में। तो श्रीकांत जी के लिए बिगुल बीटीएस डबल टी का। जी अनिल जी, वैसे देखा जाए तो मार्केट वैसे काफी कंफ्यूजिंग ट्रेंड में है क्योंकि मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है पिछले 3 दिनों से और वो 850 के ऊपर नहीं जा रहा है, 740 के नीचे रुक नहीं रहा है। कल भी हम एक्चुअली देखा जाए तो मैंने शॉर्ट कॉल दिया था, एक पुट ऑप्शन का मैंने ट्रेड दिया था निफ्टी के ऊपर। और जो कल गिरा था, कल लास्ट अगर आपने देखा होगा कि आधे घंटे में यानी कि 2:45 के बाद निफ्टी कुछ 50-60 पॉइंट गिर गई थी, लेकिन जो अपना पुट था वो सिर्फ 10 रुपए से बढ़ा था। तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा था कि एक सेलिंग थी मार्केट में, लेकिन जो बोलते हैं ना कि एक पोजिशनल सेलिंग होती है वो नहीं थी शायद मार्केट में। और इसी वजह से मुझे लगता है कि मार्केट वैसे काफ़ी हल्का फुल्का है और ये वापस बिकॉज ऑफ बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है। तो मुझे लगता है अनिल जी हमें फोकस करना चाहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे ऊपर, और उसका रीज़न ये है कि ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन में था। जब ये जितने भी प्राइवेट बैंक्स चले थे तब ये अपने कंसोलिडेशन के मूड में था और अभी इस कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट मोड में आ चुका है। इनफैक्ट उसने ब्रेकआउट कर लिया है। तो मुझे लगता है कि शायद ये जाते जाते आज या मे बी कल के दिन में 206-207 के लेवल्स को भी छू सकता है। तो करंट लेवल से भी इसे लॉन्ग किया जा सकता है विद अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू। अगर BTSTT जो आप बोलते हो कि आज ही लेना है, आज ही बेचना है, हम उस व्यू से भी जा सकते हैं। तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग करें और हमें स्टॉप लॉस रखना है यहाँ पे 196 का, 3 रुपए का स्टॉप लॉस है, लेकिन टारगेट एक्सपेक्टेड रहेंगे 206 से लेकर 208 रुपए के।
ओके, 206 208 के टारगेट के लिए आप करें खरीदारी। 196 का स्टॉप लॉस। एसबीआई यहाँ पर तेजी करने की राय है श्रीकांत जी की तरफ से। और श्रीकांत जी के बारे में जब मैंने कहा तो वागले साहब का खून खोल चुका है और वागले साहब ने भी पूरी उंगली दिखाई है वो घायल के सनी देओल की तरफ। अब मेरा नंबर है। खाली इस पूरे मामले में एक ही आदमी मुझे खुश दिख रहा है और वो जयपुर वाले जैन साहब। वो सोचेंगे मेरा अच्छा है, मेरी ट्रोलिंग नहीं होती है, मेरे को कोई BTST देने नहीं है, कुछ नहीं, मेरी ट्रोलिंग नहीं होती। लेकिन जैन साहब आपको 3:10 से 3:15 पर एक स्पेशल पिक देनी जो एक बार आपने पिछली बार दी थी ना, कब कौन सी दी थी? मैं आपके पास आता हूँ। पहले एक बार जल्दी से मैं पहले बिगुल बजा दूँ, नहीं तो हमारे वागले साहब कहेंगे कि आपकी बात करने में मेरा लेवल निकल गया। पहले वागले साहब के लिए बिगुल। बताएं वागले साहब। अनिल जी, मेरे पास एक अभी BTST कॉल है जो लास्ट 40 मिनट्स में ही आता है, 2:50 को ही आता है, अभी अभी टाइम हुआ है। और ये स्टॉक मुझे आपने मॉर्निंग में पूछा था और मैंने कहा था मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे को ट्रेड सेटअप मिल नहीं रहा है। और मैं सही था क्योंकि मार्केट काफी चॉपी था, स्टॉक भी चॉपी था। स्टॉक है एस्कॉर्ट्स, 1128 के करंट भाव से मॉर्निंग के लिए खरीदे, मतलब अभी लेके पहले घंटे में निकल जाए। आपका 1118 का स्टॉप लॉस होगा, एक 12 रुपए का रिस्क होगा। कल मुझे लगता है आपको 20 रुपए मिलने चाहिए, 20 से 22 रुपए। वैसे मेरा 1220 का टारगेट पोजिशनल वो तो इंटैक्ट ही है। और उसके लिए अगर आपको राइड करना है तो 1100 के नीचे का स्टॉप लॉस लेके खड़े रहे। ओके, 1100 का स्टॉप लॉस पोजिशनल है। वैसे 1118 का स्टॉप लॉस, 1138.40। 20 रुपए तो मतलब कितना हुआ सर? 20 रुपए मतलब 1148, 1150, यही हुआ ना टारगेट? 1150, 1155 जी। ठीक है, परफेक्ट है। ओके, जयपुर वाले जैन साहब इंतजार करें क्योंकि जय ठक्कर इस वक्त जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर और उनको देना है छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई। फंडामेंटल एक्सपर्ट्स के भाई यही दुख है, सारे टेक्निकल और वायदा कारोबार के एक्सपर्ट उनके पहले निकल जाते हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में। आइए जय के लिए बिगुल। जैन साहब के बजाय जय ठक्कर। जय बताइए कौन सा ऑप्शन ट्रेड करना है? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। अनिल जी, पहले एक अपडेट दे देता हूँ अगर आपकी इजाजत हो तो। अरे बिल्कुल अनिल जी, कल हमने SBI के पे कॉल ऑप्शन दिया था, छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई में, इनका 4.5% स्टॉक अप है। हमने 8.5 के आसपास रेकमेंड किया था, 10.85 का हाई लगा चुका है ये स्टॉक। हमने 13 रुपए प्लस के टारगेट दिए थे, तो आई थिंक होल्ड कर सकते हैं। अभी भी स्टॉक अच्छा ही लग रहा है। एक वो अपडेट है, अगर कोई रिस्क अवर्स ट्रेडर्स है तो ट्रेल कर सकते हैं। कोल इंडिया पर हमने लॉन्ग स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी दी थी अनिल जी, 145 का कॉल लेने का, 125 का पुट लेने का, ये स्ट्रैटेजी दी थी। 4.40 रुपए में बनाया था स्प्रेड, वो 5 रुपए 55 पैसा बन चुका है। तो वहाँ पे भी ट्रेडर्स को कहीं ना कहीं मुनाफा हो रहा है, 4-4.5 हजार रुपए का। आई थिंक वहाँ पे ट्रेल कर सकते हैं स्टॉप लॉस, बिकॉज हमने 1.5 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ वो स्ट्रैटेजी दी थी 4.40 तो स्टॉक ने ब्रेक डाउन दे दिया है, फाइनली 2% प्लस डाउन है। और टाइटन हमने अनिल जी प्रॉफिट बुक कर दिया था, 980 का जो पुट दिया था उस पर। सो ये अपडेट रहा। अब अनिल जी 2 रिकमेंडेशन है वो दे देता हूँ। पहले जो रिकमेंडेशन है मेरा वो अंबुजा सीमेंट पर है। अनिल जी, अंबुजा सीमेंट में बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट देखने मिला है। इसका 205 का कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए। मैं कहूँगा इसमें 205 का ऑप्शन जो मिल रहा है वो करीब 6.80 पे मिल रहा है, इस पे खरीदे। इसमें स्टॉप लॉस अपना रहेगा 3.80 का, 6.80 पे खरीदे, 3.80 का स्टॉप लॉस। उसमें जो पहला टारगेट बनकर आ रहा है वो 10 रुपीज 90 पैसे का है, सेकंड टारगेट 12 रुपीज 10 पैसे का है। सो ये 2 टारगेट के लिए हमें खरीदना है अंबुजा सीमेंट का 205 का कॉल ऑप्शन। इनफैक्ट मैंने एक बार पिक ऑफ द डे में भी दिया था, थोड़ा साइडवेज चला, वहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं हुआ है, बट फाइनली पिक ऑफ द डे के टारगेट आज अचीव हो रहे इसमें। मैंने कहा कि ठीक है वहाँ पे बुक हो रहे तो भी यहाँ पे एक फ्रेश इनिशिएट कर सकते हैं। 205 का कॉल ऑप्शन अंबुजा सीमेंट का। ओके, तो ये है आपके लिए अंबुजा सीमेंट का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय। 205 वाला कॉल ऑप्शन 7 रुपए में खरीदना है आपको। और दूसरा कौन सा है सर? बिल्कुल अनिल जी, अब जो दूसरा बाय रिकमेंडेशन है वो मेरा यूनाइटेड स्पिरिट्स का है। यूनाइटेड स्पिरिट्स का 640 का कॉल ऑप्शन हमें खरीदना है, जो करीब अभी मिल रहा है 22 रुपए तक। इसे 22 रुपए पे आप खरीदे। इसमें हम स्टॉप लॉस लगाएंगे अनिल जी 16 रुपए का। अब 15.90 का लगा था तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो अगर करीब करीब देखे तो 6 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में जो टारगेट अनिल जी बन रहा है, पहला वाला वो है 31 रुपए का, दूसरा टारगेट इसका बनेगा 35 का।
31, 35 ये दो टारगेट्स के लिए यूनाइटेड स्पिरिट्स का मैकडॉवेल का 640 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। इसमें खरीदने की सलाह इसीलिए एनर्जी बिकॉज इसमें ओआई पे अच्छा बिल्डअप है ही, जैसे एसबीआई में कल था, अंबुजा सीमेंट में आज इसमें भी 3.5% का हुआ है। इसमें बेस्ट टेक्निकल रीजन ये है एनर्जी कि इसमें 200 और 50 डेमा का क्रॉस ओवर देखने मिल रहा है, गोल्डन क्रॉस ओवर देखने मिल रहा है, और गोल्डन क्रॉस ओवर जब भी कोई स्टॉक में देखने मिलता है तो हमें अच्छी बढ़त देखने मिलती है। तो दिस इज वन ऑफ द फैक्टर अलॉन्ग विद अदर डेरिवेटिव फैक्टर जो मैंने यूनाइटेड स्पिरिट्स को चुना है। और ये वापस बताना पड़ेगा आपको, समझ ही नहीं आया, मेरे को भी समझ में नहीं आया कि 600 कौन सा वाला ऑप्शन लेना, प्राइस और स्टॉप लॉस टारगेट वापस बताओ सर। श्योर अनिल जी 640 का यूनाइटेड स्पिरिट्स का कॉल ऑप्शन लेना है जो हमने 22 रुपए पे रेकमेंड किया है। 15 रुपए 90 पैसे का स्टॉप लॉस, 31 एंड 35 ये दो टारगेट के लिए लेना है। 640 का यूनाइटेड स्पिरिट्स का कॉल ऑप्शन। ओके ठीक है, तो मैकडॉवेल ये खरीदने की राय है आपके लिए, कॉल ऑप्शन इसका भी। आजकल बंसल जी आप देते नहीं है मैकडॉवेल पे राय, आपको क्या वो ऐसा मतलब मैं पूछ लेता हूँ, इसकी वजह से आप जानबूझ के अवॉइड कर रहे हैं क्या? नहीं तो अनिल जी बोलेंगे मैकडॉवेल दे रहे, इस वजह से कर रहे हैं क्या? नहीं अनिल जी, मैं मैकडॉवेल्स पे कॉल थोड़ी कम इसलिए देता हूँ कि जब मैं मैकडॉवेल्स पे कॉल दूंगा तो अनिल जी अपेक्षाएं बढ़ जाएंगी, तो वेट करता हूँ अनिल जी एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग पैटर्न के लिए। जब अच्छा वाला पैटर्न हो, अच्छे पैटर्न भी फेल होते हैं, मतलब कि जब मेरा कॉन्फिडेंस 110% होगा अनिल जी तब मैकडॉवेल पे कॉल दूंगा, क्योंकि मैकडॉवेल की कॉल के साथ अपेक्षाएं बढ़ी हुई हैं आपकी भी और व्यूअर्स की भी। नहीं अपेक्षाएं बढ़ के क्या, प्राइस ही बढ़ने की लोग कहेंगे, लोग ये थोड़ी बोलेंगे प्रोडक्ट भी बेच दो। वो तो और दूसरा ये कि अगर आप नहीं भी दोगे तो ऐसा थोड़ी कि मैं नहीं पूछूंगा। देखो नहीं भी आपने नहीं भी दी फिर भी मैंने तो मौका ढूंढ ही लिया ना पूछने का, जय ने रिकमेंड किया फिर भी मैंने आपको पूछा, तो आप मैकडॉवेल देते रहे। हो सकता है कि मैकडॉवेल का वैसे तो कॉल आपके फेल होते नहीं देखिए, लेकिन अगर फर्ज करें हो गया, फर्ज करें तो भी हो सकता है लोग आपका बुरा भी ना माने, कम से कम इस स्टॉक में कोई बुरा नहीं मानेगा, बाकी में मान ले कि बंसल जी का कॉल फेल हो गया। कुणाल जी आपका क्या कहना है? शायद इस स्टॉक पे तो लोग है ना, कुणाल जी ठीक है यार कोई बात नहीं, दोस्तों के बीच में चलता है, क्यों कुणाल जी? था इन्हीं सब विषयों पर कुणाल जी आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो गई है। चलिए थोड़ी देर में संपर्क होगा। अच्छा तब तक मैं जैन साहब के साथ पहुंच जाता हूं। जैन साहब आप वो बताने वाले थे, हाँ पिछली बार वाला कॉल का तो उस पे बात आप कह रहे थे लेकिन बीच में रहेगी। तब तक कुणाल जी का ऑडियो दुरुस्त होगा तो हम फिर पहुंचेंगे कुणाल जी के पास, लेकिन जैन साहब तब तक आप बताइए जी। या अनिल जी देखिए ये बात सही है कि टेक्निकल एनालिस्ट और वो लोग बिगुल बजाते हैं और वो लोग को बहुत चांस मिलता है, बट ठीक है हम तो सुनते रहते हैं, हमारी और चीजें नॉलेज बढ़ती रहती है। और मुझे एक बार मैं बोलने वाला था कि बाकी सब फॉर्म में और मैं 12th मैन की तरह बैठा हुआ हूँ, धीरे धीरे फॉर्म में आऊंगा, और आपने वैसे ही मौका दे दिया आज 3.10 पे। और पिछली बार अनिल जी जो 3.10 पे जो स्टॉक्स दिए थे वो जैसे ही दिए थे 5 सेकंड में शायद सर्किट लगा था, तो उसी दिन से मैं डर गया था। और आप देखे होंगे पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा कॉशियसली दिया जा रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऊपर के लेवल्स पे कोई भी लोग चढ़े और इनफैक्ट फंस जाएं। और वो आप भी उस मुहिम को बखूबी बहुत जबरदस्त तरीके से मालावाल वीकली में कर ही रहे हैं। और तो मैंने सा ही पेपर दिया था 150-51 रुपए के लेवल्स पर, 185 रुपए का टारगेट था जो कि इमीडिएटली हो गया था, जो मुझे बहुत डर लगा बाद में। फिर ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज दिया था, वो भी 152-55 के लेवल्स पे दिया था, 180 के लगभग का टारगेट था और 170 के लगभग चल रहा है। सो ओवरऑल ये स्टॉक्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो 2 ही बार मैंने दिया था। अब आज देखते हैं, अभी खोज जारी है और फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स सब मिक्स करके देखेंगे, और कोशिश करूंगा कि ऐसा स्टॉक दे कि जो कि चले ही नहीं और धीरे धीरे चले। जैसे कि मैंने जिस दिन दिया था सेंचुरी प्लाई, अभी जो SPL पिक्स में जो 115 रुपए पे दिया था, उस दिन वॉल्यूम तो हो गए थे 12-13 लाख शेयर से ज्यादा के, मगर बाद में जबरदस्त कल 140-41 के लेवल्स पे चला गया था और 150 का टारगेट है, हालांकि आज टूटा हुआ है। तो ऐसे ही बहुत सारे स्टॉक्स निकले हैं, सब देख रहे हैं। जिस तरीके से बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व चल रहे हैं, उसके सामने अपना महाराष्ट्र स्कूटर चल रहा है, बजाज होल्डिंग चल रहा है, तो ये सारे स्टॉक्स निकल रहे हैं। और आज तो सबसे बढ़िया है भारत रसायन, CDSL, जो आत्मनिर्भर स्टॉक्स थे वो सारे चल रहे हैं। जो नहीं चल रहे हैं उनका देखता हूं फंडामेंटल्स, और कोशिश करूंगा अनिल जी की आज कोई अच्छी पिक लाने में सक्षम रहूं, भगवान मेरी सहायता करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो 3.10 पर तो जैन साहब 3.10, 3.15
शुभ समय आज ही 3:15 बढ़िया रहेगा सर, क्योंकि 9 का वो है नंबर है और मेरा 9 का नंबर और 6 का नंबर फेवरेट है। वाह क्या बात है, ये तो मार्केट तो है ही नंबरों का खेल है, तो बढ़िया है। चलिए नंबर्स का खेल है, और इस बीच में जिन जिन के कॉल्स आते रहे कृपया करके मुझे आप बताते रहे। लेकिन इस बीच कुछ और हमारे साथ तैयार हैं हमारे रिसर्च एनालिस्ट, और अरे भसीन साहब 3 बजे, भसीन साहब को भी तो टाइम हो गया, तो भसीन साहब को भी फ़ोन फ्रेंड किया जाए और हम भसीन साहब से भी लेंगे उनसे उनकी पसंदीदा पिक्स। लेकिन उससे पहले एयरलाइंस स्टॉक में कुछ लोग बुलिश है, कुछ लोग बेरिश है, किसी का मूड तेजी का है, किसी का मंदी का है। तो आइए ऐसा क्यों, ये बता रहे हैं कुशल, और उनके तुरंत बाद भसीन साहब के BTST कॉल्स। कुशल, अच्छा ओके, चलिए कुशल हमारे आवाज़ सुनने के मूड में नहीं है, या तो मुझे ऐसा लग रहा है, इसको देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी इसकी रिसर्च कंप्लीट नहीं हुई है, इसलिए लगातार कंप्यूटर में देख रहा है। कुणाल जी की तरह खोज जारी है। चलिए जब तक कुशल हमारी बात सुने, उनकी रिसर्च कंप्लीट हो, तब तक भसीन साहब हमारे साथ तैयार हैं, और भसीन साहब की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। बिगुल से करते हैं स्वागत। जी सर बताएं, अब क्लोजिंग में क्या कॉल्स देने वाले हैं सर? मुबारक हो, स्टेट बैंक हो गया 201 रुपए। कल आपको कन्विक्शन बाय कही थी, नो डाउट, इधर से उधर गया, स्टेट बैंक आ गया। आप स्टेट बैंक में रंग देखना, 220 रुपए एंड ऑफ जुलाई, और 215 रुपए JSW स्टील, ये दोनों कन्विक्शन बाइज हैं। अभी भी कन्विक्शन बोल रहा हूँ सर, गैस यूटिलिटीज में ये मौका मत छोड़ना। IGL MGL बोथ आर लुकिंग वेरी गुड एंड दे कैन गिव यू एटलीस्ट 10% अपसाइड। क्या बात है। बाकी सर आपको 316-17 में थ्री से सेंचुरी कहा था, 324 हो गया, शॉर्ट टर्म ट्रेडर बुक कर सकता है। और उसके अलावा आपको MGL कहा था, वो बने रहिए। और तीसरा था सर ACC, वो 1338 मार के आ गया, 1375 का टारगेट है। अब आप कहें तो सर एक BTST है कल के लिए। जी सर बताएं। तो मेरा ओल्ड फेवरेट है सर, 398 का भाव है सन टीवी का। सन टीवी लीजिए, 391 का स्टॉप लॉस, 412 से 415 का टारगेट। ओके 412 415 के टारगेट हैं। सन टीवी में फिर से खरीदारी करने की राय है, सही लेवल पर आ चुका है। 398 के आसपास एंट्री मार लीजिए, 391 का स्टॉप लॉस। और सर आपके बार बार है ना, अब लोग है ना वो डिलीवरी वाले कॉल्स की भी बड़ी डिमांड बढ़ रही है कि हम डिलीवरी वाले भी लेना चाहते हैं। तो जब भी आपके डिलीवरी वाले स्टॉक भी रडार पर आए, या फिर वायदा कारोबार के जो शेयर हैं जो आप रिकमेंड करते हैं, जहां आपको लगता है कि डिलीवरी के हिसाब से भी खरीदारी की जा सकती है, तो वो भी ज़रूर बताएं सर। तो ये सन टीवी फिलहाल BTST के तौर पर भसीन साहब की तरफ। जी भसीन साहब, तो शुक्रिया सर सन टीवी का एक और ये BTST कॉल देने के। जी सर, तो कल फिर से सुबह हम आपसे मुलाकात करेंगे और पूछेंगे। इस बीच कुशल गुप्ता जुड़ रहे हैं हमारे साथ बताने के लिए, और उसके बाद एक और बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर आने की तैयारी में स्वाति जुड़ेंगे हमारे साथ कुशल के तुरंत बाद। तब तक कुशल से पूछ लेते हैं, कुशल रिसर्च कंप्लीट? बिल्कुल अनिल जी, थोड़ी डीले के लिए माफ़ी चाहूँगा, पर यहाँ पर आपको जो देखना है, अब आप देखिए एयरलाइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग माहौल बन रहा है। कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा बुलिश बता रहे हैं। इनफैक्ट गोल्डमैन सैक्स ने तो आज ये लक्ष्य भी दिए हैं इंडिगो में 1400 रुपये के, तो काफ़ी सिग्निफिकेंट अपसाइड वो एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। और वो इसलिए क्योंकि वो ये मान रहे हैं कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स और जो इनका सिनेरियो है अभी कारोबार है, वो मार्च 2021 तक प्री कोविड लेवल पर पहुँचता हुआ नजर आएगा। और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए भी वो बहुत ज़्यादा डीले नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दिसंबर, अगले साल दिसंबर तक जो है ये स्थिति सामान्य होते हुए नजर आ रही है गोल्डमैन सैक्स को। पर ऑन द फ्लिप साइड अगर आप बियर साइड में देखेंगे तो वहां पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। खासकर अगर आप देखें तो Q1 FY21 के जो नंबर्स हैं वहां पर काफी सिग्निफिकेंट घाटा होने का अनुमान है। और अगर आप यहां पर देखें तो इंडिगो में करीब 2670 करोड़ का घाटा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और साथ ही स्पाइस जेट यहाँ पर करीब 1000 करोड़ का घाटा एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो एक तरफ जो है टारगेट्स बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ जो है Q1 का घाटा जो है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के लिए
एक बियर सेंटिमेंट क्रिएट कर सकता है। और बाकी जो तेजी के ट्रिगर्स हैं जिस वजह से लोगों को लग रहा है कि एयरलाइंस में काफ़ी अच्छी बढ़त बन सकती है आगे आने वाले समय में, आप देखिए मंगलवार को ही विस्तारा ने ये शुरू कर दिया है कि अगर आप एक सीट बुक करते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए एज ए सेपरेट प्रोडक्ट आपको एक सीट और खरीदने का ऑप्शन दिया जा रहा है। और इंडिगो और स्पाइस जेट ऑलमोस्ट अपने फाइनल स्टेजेस पर पहुंच चुकी है ये एक नए प्रोडक्ट निकालने के लिए, तो इनके लिए एक एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इनफैक्ट ये चीज़ें आ रही थी कंटेंशन में कि सोशल डिस्टेंसिंग के चलते आपको मिडिल सीट वेकेंट रखनी पड़ेगी, पर एक नया रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट होगा ये किसी ने कल्पना नहीं की थी। पर यहाँ पर जैसे कि विस्तार से हमें देखने को मिला, हो सकता है कि आगे और भी एयरलाइंस जो है सेम प्रोडक्ट निकालते हुए नजर आए। पर ऑन द फ्लिप साइड अगर आप देखें तो 31 जुलाई तक जो है इंटरनेशनल ट्रैवल्स तो वैसे ही बंद है। इनफैक्ट जिस हिसाब से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं उसका इम्पैक्ट जो है आगे के लिए भी हो सकता है, और 31 जुलाई के बाद भी ऐसा हो सकता है कि इंटरनेशनल ट्रैवल्स जो है वो वापस से शुरू होते हुए नहीं नजर आए, तो उसमें एक डिले हो सकता है और ये एक बियर सेंटिमेंट है। और साथ साथ तेजी वाले जो ट्रिगर है उसमें एक और एस्पेक्ट भी है जहाँ पे लोग बुलिश हो रहे हैं कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो पैसेंजर काउंट है 25 मई से ये वापस से शुरुआत हो गई थी ऑलरेडी फ्लाइट्स की, तो उस टाइम पे जो औसत एवरेज काउंट था पैसेंजर्स का वो करीब 36,600 का था। उससे बढ़कर इनफैक्ट लास्ट वीक के जो नंबर्स आए हैं मेरे पास वो 67,600 के हैं, तो ऑलमोस्ट डबल होते हुए नजर आ रहे हैं पैसेंजर काउंट। तो डिमांड तो एक तरफ बढ़ ही रही है, पर ऑन द फ्लिप साइड जो बिजनेस ट्रैवल एनर्जी वो डिले हो रहा है, क्योंकि 90% जो भी बुकिंग्स हो रही है वो वन वे की हो रही है और खासकर नॉन मेट्रोज की हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि लॉकडाउन से जो भी लोग स्टक थे वो कहीं ना कहीं फ्लाइट का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, बिजनेस ट्रैवल का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ओके, तो ये है एयरलाइन स्टॉक पर आपके लिए बुल वर्सेस बेयर दोनों ही केस इस वक्त आते हुए। आइए एक और बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर लेकर हमारे साथ जुड़ रही है हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल। स्वाति बताइए क्या है बड़ी खबर आपके पास? बिल्कुल एक्शन पैक्ड है। अगर आप बात करें एक्टिविटीज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी, सूत्र मुझे बता रहे हैं कि ये बड़ी कंपनी मैक्स प्रमोटर्स जो हैं वो अपना स्टेक सेल करना चाह रहे हैं। उनकी दो स्टेक्स हैं, एक है हेल्थ केयर बिजनेस में और एक है फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस में। तो जो प्रमोटर्स हैं वो मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में अपना 28% से स्टेक कम करके अराउंड 10% तक स्टेक उसमें कम करना चाह रहे हैं। उनका 28% स्टेक करंट है और उसको कम करने की प्रक्रिया शुरुआत हो गई है। एक्सिस बैंक उन्होंने नियुक्त किया है इस पूरे ट्रांजैक्शन को जो फाइनल कंक्लूजन तक लेके जाएगा। और जिस तरह की वैल्यूएशन वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसकी, वो करीब 1500 ऑड करोड़ रुपीस वो उम्मीद कर रहे हैं कि वो 10% स्टेक के लिए उनको मिले। और वो करने की वजह ये है कि कंपनी के पास काफी डेट है इस वक्त, 3000 प्लस करोड़ रुपए का डेट है, 3400 करोड़ टू बी प्रिसाइज। और कंपनी ने ये प्लान किया है कि वो जल्द से जल्द डेट फ्री हो जाए और प्रमोटर के लेवल पर, और इसलिए ही वो यहाँ स्टेक सेल की बात कर रहे हैं। 1500 करोड़ रुपए अप टू 10% स्टेक का उन्होंने एक तरफ रखा है। तो ये तो बात हुई फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस की। ये बल्क डील या ब्लॉक डील के थ्रू जल्द ही संभव है। इस पर काफी काम ऑलरेडी हो चुका है, तो आप कुछ ही समय में देखेंगे ये कंक्लूड होते हुए। और इसी के साथ जुड़ी हुई एक और खबर ये है कि जो प्रमोटर्स हैं उनका स्टेक हेल्थ केयर बिजनेस में भी है, जो मैक्स हेल्थ केयर है, और उसमें करीब उनकी एक माइनॉरिटी स्टेक मान सकते हैं, 7% के करीब स्टेक है जो वो पूरी तरह डिस्पोज ऑफ करना चाह रहे हैं, क्योंकि अब वो वहां पर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर की तरह नहीं बल्कि फाइनेंशियल इन्वेस्टर की तरह है। और उसकी वैल्यूएशन वो 700 से 900 करोड़ रुपए एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और वो भी एक पैरेलल प्रक्रिया उसकी जारी है। ऑफ कोर्स ये दोनों अलग अलग लेवल पर हो रही हैं डील्स। तो मेरा कहने का, दोनों को मेंशन करने का मतलब इसलिए यहाँ ये है कि प्रमोटर लेवल पर ये दोनों ही ट्रांजैक्शंस पैरेलली कंक्लूड करने की कोशिश की जा रही है, और वो डेट कम करेगा कंपनी को। इनफैक्ट कंपनी ने अपने अनाउंसमेंट में और हमारे को जो रिस्पांस दिया स्टोरी पर, वहां पर भी उन्होंने ये बात मानी कि कंपनी फुल्ली कमिटेड है अपने डेट को कम करने के लिए, और वो काफी स्ट्रक्चर्ड मैनर में इसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कुछ डाइवेस्टमेंट अपने प्राइवेट रियल एस्टेट यूके में करे हैं जिससे डेट थोड़ा कम हो, पर और भी अभी कम करने की जरूरत है। इनफैक्ट कंपनी इज एमिंग टू बी अ डेट फ्री कंपनी। ये बात बहुत जरूरी है, उनको फ्यूचर में डेट फ्री होना है, और यही डायरेक्शन में कंपनी चल रही है।
बहुत जल्दी आप देखेंगे कंपनी का स्टेक कम होते, प्रोमोटर का स्टेक कम होते हुए MFSL में 28% से कम होकर उसमें 10% स्टेक तक वो हटाना चाह रहे, तो एक 10% तक या 8% तक स्टेक उनका रह जाएगा और पूरी तरह से वो एग्जिट करेंगे। जहां तक बात करें मैक्स हेल्थ केयर की। ओके, तो स्वाति आप ये कह रही हैं कि इरादा ये है कि कंपनी को डेट फ्री किया जाए। कुछ अंदाजा मिल रहा है कंपनी का, इस पर क्या कहना है? क्या कंपनी ने हाँ ना क्या कहा है इस स्टोरी पर, और कब तक होने की संभावना है? कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कंपनी से बातचीत करके? जी, कंपनी ने हमारी स्टोरी को इनफैक्ट इंडोर्स किया और कहा है कि उनकी थिंकिंग यही है कि डेट कम किया जाए और वो इस तरफ ऑलरेडी अग्रसर हैं। कई स्टेप्स वो लेगी इन द कमिंग डेज, जिस तरह से उनका रिस्पॉन्स है। और उन्होंने कहा है कि ऑलरेडी उन्होंने कुछ एसेट्स यूके में ऑलरेडी डिस्पोज ऑफ किए हैं, तो जहां जहां पॉसिबिलिटी है वो डेट फ्री होने के लिए अपने एसेट्स को बेच रहे हैं। और जो स्टेक इन दोनों कंपनीज में मैंने बताया प्रमोटर्स की है, वहां पर भी काम चल रहा है। तो इन्होंने काफी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया है कि वो इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें डेट फ्री होना है। ओके, तो डेट फ्री होना है और ये डेट फ्री होने की तरफ बड़ा कदम है मैक्स फाइनेंशियल के लिए, और यही एक सबसे बड़ा ट्रिगर हो सकता है। देखते हैं आगे आने वाले समय में कब किस तरह से प्रोमोटर की स्टेक बिकती है। इसी पर एक राय कुणाल जी मैं आपसे लेना चाहता हूँ। मैक्स फाइनेंशियल, MFSL कैसे दिख रहे हैं चार्ट्स, क्या करना चाहिए? नहीं देखिए, चार्ट बहुत दमदार है, लगातार ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है और बाकी पूरे NBFC पेयर सेट को भी आउट परफॉर्म कर रहा है। एक रेजिस्टेंस मुझे आज के डे हाई के आसपास से नीचे दिखती है, तो ये जो रेजिस्टेंस है ये 568 570 के आसपास है। ये लेवल्स निकल जाएं तो मुझे लगता है कि फिर 600 तक रास्ता बिल्कुल साफ है। 570 के ऊपर नई खरीद करनी चाहिए और जिनके पास पोजीशन है उन्हें आज डे लो पर यानी कि 550 का स्टॉप लॉस रख करके होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है कि ट्रेजेक्टरी बहुत स्ट्रांग है और ये स्टॉक 600 रुपए के लेवल्स भी आपको दिखाएगा। ओके, तो ये है आपके लिए मैक्स फाइनेंशियल पर राय चार्ट्स के लिहाज से। सुमित जी हमारे साथ हैं और सुमित जी की तरफ से क्लोजिंग वाले शो का पहला सैटेलाइट आने की तैयारी में। सुमित जी जब सैटेलाइट दें तो बता दें किस रेंज से किस रेंज में खरीदना है और उसके बाद स्टॉक का नाम भी आप बता दें। जी, सैटेलाइट का बिगुल। बताएं सर। जी अनिल जी, शो का पहला स्टॉक है 330 के आसपास भाव चल रहा है। 3:11 अभी हो रहा है। 1 से 1.5% ऊपर तक बिल्कुल स्टॉक को बाय कर सकते हैं। स्टॉक का नाम है कोचिन शिपयार्ड। स्टॉक का नाम है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। स्टॉक को यहाँ पे CMP पे बाय करें। 332 334 के आसपास बिल्कुल बाय करें। स्टॉक के अंदर यहाँ से मोमेंटम बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। स्टॉक ने कल का हाई तो ब्रेक किया है, 200 DMA लेवल्स ब्रेक किया है। 9 लाख शेयर्स के आसपास का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है और पिछले 10 से 15 दिनों से स्टॉक कंटिन्यूसली तेजी दिखा रहा है। स्टॉक का जो रिसेंट का स्विंग हाई है वो 338 का है। जैसे ही वो निकलेगा तो उसके बाद स्टॉक में और तेजी देखने को मिलेगी, जिसमें पहला टारगेट होगा 345 का और दूसरा टारगेट होगा 360 का। 1 से 2 दिनों के लिए ट्रेड 345 360 ये दो टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए खरीदारी करें। नीचे में 318 320 के आसपास का लगा है स्टॉप लॉस। ओके, 332 333 के आसपास स्टॉक चल रहा है, यहां पर आप कर सकते हैं खरीदारी। कोचिन शिपयार्ड में 1 से 2 दिनों के लिए खरीदारी करें 318 के स्टॉप लॉस के साथ। 345 पहला टारगेट होगा, 360 दूसरा टारगेट होगा। ये है स्टॉक जहां पर खरीदारी करने के लिए। स्टॉक 4% की मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। जैन साहब हमारे साथ जुड़ेंगे और थोड़ी देर में जैन साहब देंगे आपको, नहीं जुड़ेंगे क्या, जुड़े हुए तो यही हैं, खाली स्टॉक थोड़ी देर में देंगे। जैन साहब आपको एक बढ़िया स्टॉक देने वाले हैं थोड़ी देर में और जैन साहब आपको बताएंगे भाई कि क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ होगा, ये आपको जैन साहब बताएंगे। और इस बीच जो एक बड़ी और इंटरेस्टिंग खबर जो स्वाति ने हमें बताई थी, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, और स्टॉक देखिए बड़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स थोड़ी देर पहले स्वाति ने ये खबर ब्रेक की थी और कहा भी कि कल फाइनल किए जाएंगे मर्चेंट बैंकर्स लीगल एडवाइजर्स। ये खबर आपके सामने कल 1 घंटे पहले स्वाति ने दी थी और हम वापस स्वाति से एक बार कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। फ़ोन पर हम उन्हें जोड़ेंगे, पूछेंगे। वैसे तो स्वाति कह ही चुकी है कल सब कुछ फाइनल होने वाला है और ये बड़ी खबर आपके लिए इस वक्त आती हुई दिख रही है गार्डन शिप बिल्डर्स को लेकर। ये एक बार और स्टॉक इसी वजह से तेज़ी से भाग रहा है। लेकिन एक ध्यान रहे, जो भी ऑफर फॉर सेल होगा
वो डिस्काउंट पर होंगे, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी। तो ये डिस्काउंट पर होंगे, न कि प्रीमियम पर। ऑफर फॉर सेल आमतौर पर डिस्काउंट पर आता है, तो आप ये ध्यान में रखिएगा। आपके पास स्टॉक है, थोड़ा ऊपर आए और भागे तो वहाँ प्रॉफिट बुक करिए, और उसके बाद नीचे में आप फिर से आप ले सकते हैं। तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स जो हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया, स्वाति ने जो एक्सक्लूसिव खबर दी थी, और स्वाति ने कहा भी कि कल ये होने की तैयारी में, तो आप देख सकते हैं ये स्टॉक ज़बरदस्त एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। स्वाति की एक्सक्लूसिव खबर का बड़ा असर होता हुआ दिख रहा है आपके सामने। दीप, बड़े एक्शन में दिख रहा है स्टॉक, और वॉल्यूम भारी भरकम है 11.5 लाख शेयरों का। जी अनिल जी, और इसके ट्रिगर्स भी कई सारे हैं सर। जिस तरह हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में अच्छे ट्रिगर्स आते हुए देख रहे हैं। मैं इस कंपनी को वैसे सेपरेटली भी सर ट्रैक करता हूं, और नेवल ऑर्डर बुक काफ़ी इनकी अच्छी है। इनका जो एग्जीक्यूशन है उसमें हमने भी पिकअप आते हुए देखा है, और साथ ही हमने देखा है कि जिस तरह से अब चाइनीज़ इम्पोर्ट्स पर डिपेंडेंस काटने के लिए सरकार बात कर रही है, तो वहाँ का भी इनको इनडायरेक्ट फ़ायदा होगा। और ऑफकोर्स ऑर्डर, जैसे कि एचएल ने आज गाइडेंस दी है कि अच्छे ऑर्डर्स का वो अनुमान लगा रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। हालांकि सेम प्लेटफॉर्म्स पर काम नहीं होता है, बट एक एज अ स्पेस एक बेनिफिशियरी ये ज़रूर है। जिस तरह से डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने भी बड़े ऑर्डर्स का अनाउंसमेंट किया, तो नज़र रखनी चाहिए सर कंपनी के। वैसे काफ़ी बेहतर फंडामेंटल्स हैं, थोड़े एग्जीक्यूशन की वजह से परेशानी थी, बट अब रिकवरी भी यहाँ पर हुई है। इसके अलावा अगर आप देखें अनिल जी, तो काफ़ी सारे और स्टॉक्स जो मूवमेंट में आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले कई स्टॉक्स में हमने एक अच्छी मूव आती हुई देखी थी, उन्हीं पर चर्चा कर लेते हैं। ऑटो स्टॉक्स में टीवीएस मोटर्स, यहाँ पर भी एक रिकवरी आती हुई दिखी है। श्रीकांत जी, जरा टीवीएस मोटर्स का चार्ट देखकर बताइए, यहाँ पर अब थोड़ी खरीदारी के संकेत आ रहे हैं, क्या ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है? देखिए, वैसे टू व्हीलर्स में तो हमने काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी है, और मुझे लगता है ये भी स्टॉक काफ़ी अच्छी तरीके से करेक्टेड है, और इसने कंसोलिडेशन किया था 374-375 के रेंज में, और अभी ये करेक्शन के बाद एक 380 के लेवल्स को छूने के बाद उसमें वापस एक रिकवरी का ट्रेंड बना है। तो बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप हीरो मोटर्स को देखते हो या बजाज ऑटो को देखते हो, तो इसका परफॉर्मेंस उतना स्ट्रांग नहीं है। तो करंट लेवल से अगर लॉन्ग करना भी है, क्योंकि सेक्टर में अच्छी तेज़ी बनी है, तो हमें स्टॉप लॉस रखना है 380 का। लेकिन दीपांशु, मुझे लगता है कि इससे अगर बढ़िया अगर कोई स्टॉक अगर मिलता हो, जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा है, आप उसके ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि एस्कॉर्ट्स ऑलरेडी एक अपने 5th गियर में चल चुका है, वो भाग रहा है, और मुझे लगता है कि इसमें बहुत बहुत बड़ा पोटेंशियल है आने वाले दिनों के लिए। तो मुझे लगता है महिंद्रा एंड महिंद्रा भी इस पर्टिकुलर रैली को कैचअप में कन्वर्ट करेगा। तो करंट लेवल से अगर आप महिंद्रा एंड महिंद्रा लेते हो इंस्टेड ऑफ बाइंग टीवीएस मोटर्स, तो आई थिंक वो ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है ट्रेडर्स के लिए या तो इन्वेस्टर के लिए। और यहाँ पे मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक बार अपने प्रीवियस जो इम्पोर्टेंट लेवल्स थे 600 रुपये के करीब के, उस लेवल के करीब जाके ये रुक सकता है। तो करंट लेवल से इसे बाय करें, और यहाँ पे स्टॉप लॉस काफ़ी नज़दीक का है, 550 के स्टॉप लॉस के साथ इसे बाय करके चल सकते हैं। जी, ओके। और थोड़ी देर में जैन साहब देने वाले हैं आपको एक स्पेशल पिक, और जैन साहब की स्पेशल पिक की हो रही है तैयारी, क्योंकि स्पेशल है तो तैयारी में भी वक्त लगता है, और जब तक वक्त लगे तब तक जल्दी से बैंक से बेनिफिट देख लें। आइए, आशीष हमारे साथ तैयार है। बताइए आशीष, पहले तो निकलने वाले कौन है बाहर? अनिल जी, आज निकलने वाली की सूची भी लंबी है। अगर आप देखें तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है घटकर 84% हो गई है। बीएचएल भी लगभग 84% पे आ गया है। तो ये दो स्टॉक ऐसे जो बाहर निकल जाएंगे, और इक्विटॉस तो शॉर्ट है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है घटकर 80% आ चुकी है, तो ये निश्चित है कि बैन से बाहर आ जाएगा। ओके, ये बैन से बाहर आएगा आईबुल हाउसिंग फाइनेंस। अच्छा, अंदर कौन जाएगा? अंदर जाने की सूची में अनिल जी सेंचुरी टेक्सटाइल्स मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट बढ़कर 94% हो गई है, और एस्कॉर्ट्स में भी काफी ज्यादा पोजीशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 93-94% के आसपास है। तो सेंचुरी टेक्सटाइल्स और एस्कॉर्ट्स ये बैन में आते हुए नजर आएंगे। ओके, सेंचुरी टेक्सटाइल के एंट्री की पूरी संभावना है, और इस बीच बाजार मजबूती के साथ 20,900 के पार निकलता हुआ बैंक निफ्टी, और 10,800 के पार निफ्टी में ज़्यादा मजबूती नहीं है, उतनी है, कोई खास बढ़ा नहीं। 40-50 पॉइंट की हम जो रेंज बोल रहे थे उसमें, लेकिन हाँ बैंक निफ्टी लेकिन 100 पॉइंट बढ़ गया, 100 पॉइंट बढ़ गया एक्चुअली। तो बैंक निफ्टी में अच्छी मजबूती हो गई है, 22,800 के ऊपर बढ़िया मजबूत बंद हो रहा है। आइए, अब जैन साहब तैयार है। जैन साहब, आपके लिए हमारे पास में
बिगुल बहुत सारे हैं। एक काम करते हैं, आप स्पेशल तो आपके लिए स्पेशल पिक वाला बिगुल, जैन साहब के लिए स्पेशल पिक वाला बिगुल। बताएं सर, कौन सा स्पेशल स्टॉक है जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? थैंक यू अनिल जी, थैंक यू सो मच जो आपने बिगुल बनाया और स्पेशल पिक्स के तौर पे मुझे मौका दिया। मैंने ये स्टॉक रेकमेंड किया हुआ है पहले, और जब भी कई बार पूछा जाता है फर्टिलाइजर स्टॉक्स के बारे में तो इस स्टॉक्स का मैंने जिक्र किया है और काफी बार किया इनफैक्ट, और वो स्टॉक है GNFC। और ये स्टॉक मैंने पहले भी आत्मनिर्भर स्टॉक में दिया हुआ है। मैंने जानबूझ के आज जो दिया हुआ स्टॉक है वही लाया हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है अनिल जी, हर बार नई वैरायटी और नए स्टॉक लाने के चक्कर में मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं हो जाए क्वालिटी के चक्कर में। और बहुत बड़ा वॉल्यूम भी ये स्टॉक में हो चुका, आज 15-16 लाख शेयर्स का वॉल्यूम है, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। सबसे बढ़िया बात है, नाम है फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, और केमिकल्स का इसमें कंपोनेंट है करीब 60 से 65%। और केमिकल स्टॉक देखिए ऑलरेडी उड़ रहे हैं एकदम, जितने भी स्टॉक नाम लिए, IOL केमिकल्स की बात कर रहे हैं या भारत रसायन की बात करें, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, एंडलेस इज द लिस्ट। आरती इंडस्ट्रीज भी मेरे लिस्ट में आया था, बट वो मैंने दिया नहीं क्योंकि ऑलरेडी पहले दिया हुआ था। और सबसे बढ़िया बात है, सबसे हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड है इस स्टॉक का, पूरे अगर फर्टिलाइजर सेक्टर में देखें 4.25% का डिविडेंड यील्ड है इस स्टॉक में। ग्रोथ, अगर आप प्रॉफिट की ग्रोथ देखें तो वो तो सरप्राइजिंगली 62% की 3 साल की कैगर है नेट प्रॉफिट्स में, और सेल्स में करीब 9-10% की प्रॉफिट है। उसके सामने देखिए आप, इन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी क्या जबरदस्त बढ़ाई है, और प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल पे सिर्फ 0.51। और जीरो डेट कंपनी, फर्टिलाइजर कंपनी जीरो डेट कंपनियां नहीं होती है जनरली, और एक PSU स्टॉक है साथ में, स्टेट PSU है, तो मुझे इसीलिए इसके जो फंडामेंटल्स है बहुत अट्रैक्ट करते हैं। और हमेशा मैंने जब भी फर्टिलाइजर का नाम लिया जाता तो मुझे केमिकल का कंपोनेंट, फर्टिलाइजर का कंपोनेंट, फर्टिलाइजर ऑलरेडी चल रहे हैं, और मुझे लग रहा है इस बार जो माहौल है मॉनसून का, जो केमिकल्स का माहौल है, दोनों ही बहुत ही एप्ट है। और 2 से 5% का रेवेन्यू इसका IT से भी आता है, कुछ ये गुजरात स्टेट गवर्नमेंट के IT रिलेटेड जो चीजें हैं वो करते हैं। सो ओवरऑल, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16-17%, रिटर्न ऑन इक्विटी 15-16%। तो ऐसे कमोडिटी ओरिएंटेड स्टॉक में अगर जीरो डेट कंपनी और इतनी बेहतरीन कंपनी है और पेडिग्री का कोई इश्यू नहीं है, तो मुझे लगता है कि स्टॉक में बिल्कुल निवेश करना चाहिए। ये वो स्टॉक नहीं था जानबूझ के मैं अगर देता तो 15-20% नॉइज की वजह से हो जाता अनिल जी, कोई भी स्टॉक ऐसे मिल जाते हैं बहुत सारे, बट इस बार मैंने कोशिश की कि जानबूझ के वही स्टॉक दिया जाए जो बहुत चले नहीं और थोड़ा एक लेवल पे रहे, और बाद में धीरे धीरे चले 195 तक के टारगेट के लिए। ओके, 195 के टारगेट के लिए GNFC में करें आप इन्वेस्टमेंट। ये है राय जैन साहब की तरफ से। पूरी लिक्विड स्टॉक है, 165 वाला ऑलरेडी 170, 71, 72 तक यहाँ पर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है जैन साहब की रिकमेंडेशन के बाद। तो ये एक बेहतरीन आपके लिए राय आती हुई दिख रही है। GNFC पर यहाँ पर खरीदारी करने की राय है आपके। और इस बीच एक बार आप चाहें तो फिर से 23,000 के दर्शन कर सकते हैं। स्क्रीन पर ले आइए बैंक निफ्टी, सब लोग दर्शन कर लें, अच्छा लगेगा सबको। 22,998 ये हाई बनाया, एज गुड एज 23,000। अगर आपको 23,000 नहीं लग रहा हो तो अलग बात है, बट एज गुड एज 23,000 तो एकदम परफेक्ट लेवल आया है बैंक निफ्टी पर ऊपर की तरफ का। और 10,835 का लेवल बैंक निफ्टी ने भी छुआ, तो कमोवेश वही लेवल्स जो हम बात कर रहे थे वहां तक पहुंचता हुआ दिखा है इस वक्त निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो दीप, आखिरी मिनटों में एक्शन बढ़ रहा है, अब आप आगे बढ़ाइए इसे। जी अनिल जी, और आपकी स्ट्रैटेजी का भी इंतजार रहेगा सर, और हम अच्छी तेजी बनते देख रहे हैं। हालांकि ऐसे कोई रनअवे मूव नहीं आया है बैंक निफ्टी कंपोनेंट्स में, पर आज SBI की तरफ से शानदार आउट परफॉर्मेंस आया है। तो नजर रखते हैं बैंक निफ्टी पर सर, जिस तरह से अब शायद क्या 23,000 आखिरी 2-3 मिनटों में दिखेगा, पर आपकी स्ट्रैटेजी के लिए बिल्कुल बजाते हैं। अनिल जी, कल की तरह आज भी जो ग्लोबल संकेत है वहां से कोई ज्यादा सपोर्ट नहीं है। 25,900 के नीचे फिसला इस समय डाउ फ्यूचर्स, लगभग 70 अंकों की गिरावट है, तो वही एक दायरे में ही ट्रेड हो रहा है। यूरोप के बाजार भी वैसे ही सर, जैसे लास्ट टाइम बात कर रहा था, थोड़ा मिला जुला ट्रेड है। फ्रांस के बाजार पॉजिटिव हो गए हैं, बट ज्यादा नरमी के ही संकेत आ रहे हैं, ज्यादा तेजी कहीं पे भी नहीं देखने को मिल रही है। बिल्कुल ठीक बात है। तो आपके लिए कोई खास संकेत है नहीं, थोड़े से कमजोरी के संकेत है। मैं ये समझता हूँ कि आज जो तेजी बनी है, काफ़ी कुछ शॉर्ट कवरिंग का योगदान है, खरीदारी भी हुई है,
तो अगर आपकी तेजी की पोजीशन है, एक बार आज प्रॉफिट बुक कर लें। स्पेशली बैंक निफ्टी में 23,000 के आसपास अच्छा लेवल है जहां प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। कल का इंतजार करेंगे, कल फिर से फ्रेश पोजीशन बनाएंगे। तो आज एक बार तेजी की पोजीशन बुक करने की राय है। और फिर भी जिसको पोजीशन रखनी है कल के लिए तो वो कॉल ऑप्शन के जरिए रखें। अदरवाइज मेरे ख्याल से एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना, एटलीस्ट बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुक कर लेना ज़्यादा ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी एकदम क्रूशियल लेवल पर 23,000 के नज़दीक बंद हो रहा है, जहां पर अच्छा लेवल है प्रॉफिट बुक करने के लिए आज से। कल अगर 23,100 के ऊपर खुला तो फ्रेश खरीदारी कर लेंगे, नीचे में 22,700 800 आया तो भी फ्रेश खरीदारी कर लेंगे। तो आज के लिए लेवल अच्छे हैं जहाँ आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जहाँ तक निफ्टी का सवाल है, यहाँ भी आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। निफ्टी में पोजीशन कैरी करने में ज़्यादा कंफर्ट है, बैंक निफ्टी में कंफर्ट थोड़ा सा कम है, क्योंकि बैंक निफ्टी ज़्यादा क्रूशियल लेवल पर है। निफ्टी में डाउन साइड रिस्क भी कम दिख रही, तो चाहें तो निफ्टी में आप प्रॉफिट यहाँ पर भी हाई पर ही है, 10,850 का तो हाई 10,847 का कल का था। तो एक बार आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, कल फ्रेश तेजी करेंगे, कल की कल देखी जाएगी। आज एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, पोजीशन जीरो कर लीजिए जी। बिल्कुल अनिल जी, तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, पोजीशन अब जीरो कर लीजिए। डेज हाई के आसपास आपको क्लोजिंग होती है दिख रही है, अच्छी गेंस आई हैं आज सुबह से। अगर आप ग्राफ देखेंगे थोड़ा वॉलेटाइल बीच में एक्शन हुआ था, बट वैसे अपवर्ड ट्रेंडिंग ग्राफ ही रहा है, तो पोजीशन बुक करने की आपके लिए सलाह है। श्रीकांत जी, SBI अच्छा परफॉर्मर रहा है बैंक्स में, आपकी कॉल भी थी इस पर खरीदारी की, और डेज हाई के आसपास SBI भी है, हालांकि उस लेवल पर ही है जहां पे आपने कॉल दी थी। कैरी फॉरवर्ड करनी चाहिए इस कॉल को, उस पर भी अपडेट दे दीजिए, और अपनी ग्रैन्युल्स के कॉल पर भी अपडेट दे दीजिए, क्योंकि वहां पर भी ऑलमोस्ट टारगेट आते हुए दिख रहा है। बिल्कुल दीपांशु, सबसे पहले तो ग्रैन्युअल्स में मुझे लगता है कि एक बार 230 के करीब ही आ चुका है, तो यहाँ पे हम प्रॉफिट ले सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक वैसे काफ़ी चलता है और मुझे लगता है आने वाले दिनों में भी चलेगा। लेकिन जैसे आज का ये शॉर्ट टर्म कॉल्स था, इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बट स्टेट बैंक में मुझे लगता है कि इसने अच्छा खासा एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है विथ वेरी गुड वॉल्यूम ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी। तो मुझे लगता है कि जो निफ्टी आने वाले दिनों में, बैंक निफ्टी में जो एक्सपेक्टेड है कि शायद ये बैंक निफ्टी 23,500 के करीब जा सकता है आने वाले दिनों में, तो अगर कोई कॉन्ट्रीब्यूट, अगर कोई सपोर्ट कर सकता है तो वो ICICI बैंक है, स्टेट बैंक है। तो बिल्कुल BTST के बेसिस पे हम स्टेट बैंक लेके जा सकते हैं, और स्टॉप लॉस वही रहेगा 196 का। और अगर इसके साथ साथ अगर कोई फाइनेंशियल स्टॉक लेके जाना है तो मुझे लगता है ICICI बैंक भी एक स्टॉक है कि जिसे हम फोकस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी एक अच्छा करेक्शन हो गया है और ये स्टॉक वापस अपने एक इन्वर्टेड रिवर्स हैमर में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये भी स्टॉक यहाँ से चल सकता है। तो ICICI बैंक और स्टेट बैंक दोनों का कैरी फॉरवर्ड ट्रेड ले सकते हैं। ओके, ICICI बैंक और SBI दोनों को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। डेज हाई पर क्लोज हो रहा है SBI। ICICI बैंक जिसने इस हफ्ते ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया है, वो भी अब श्रीकांत जी बोल रहे हैं कि अच्छा लगेगा, तो आगे जाकर यहाँ पर भी आप एक्शन देख सकते हैं। एक्शन आप और कई स्टॉक्स में देख रहे हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा में अच्छी खरीदारी आई है, हिंडाल्को, GSPL यहाँ पर अच्छी मूव आ रही है, HDFC फ्यूचर्स, बजाज फाइनेंस फ्यूचर्स, यहाँ पे देखिए दोनों ही आपको शानदार मूव आते हुए दिखा रहे हैं। आज कुछ फार्मा नेम्स में फिर से खरीदारी आती हुई दिखी है, और सुमित जी मेरे को याद है कल आपने औरोबिंदो पे कॉल दिया था, आज फिर से एक्शन आते हुए दिख रहा है टुवर्ड्स क्लोजिंग औरोबिंदो पर। कोई व्यू इस स्टॉक पर, अगर किसी ने आपकी कॉल पर ट्रेड किया है और पोजीशन खुली हुई है तो क्या करना चाहिए? कल 795 797 के आसपास दिया था, जिसमें 820 825 का पहला टारगेट था, जो कि आज हिट हुआ है, और उसके ऊपर क्लोजिंग मिलने पे 840 से 850 तक का अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। तो 820 825 का लेवल टूटता है, उसके बाद 840 से 850 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जिन्होंने बाई की है, या तो वो प्रॉफिट बुक कर ले, या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए, जो कि करीब करीब 810 के आसपास लगा सकते हैं। ओके, बाय किया है तो बुक कर लीजिए, वरना फिर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप इस पर ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हैं। ये है आपके लिए सलाह। जहाँ तक औरों का सवाल है, औरों में आज अच्छी मूव आपने आती हुई देखी है और एक्शन भी भरपूर रहा है इस स्टॉक पर आपके लिए। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो भरपूर एक्शन आज मेटल स्टॉक्स में भी रहा है, और साथ ही बैंक्स और NBFCs में रहा है, और उसकी वजह से अनिल जी देख रहे हैं 22,950 पर बैंक निफ्टी। बिल्कुल दीप, एक और स्टॉक मैं रडार पे लाना चाहता हूँ, वो है BSE लिमिटेड। 520 का अभी दाम चल रहा है, आज का हाई 530 का है। 420 रुपये के आसपास हमने इसको रिकमेंड किया था हमारी मालामाल वीकली वाली सीरीज़ में, और पिछले बुधवार को, जहाँ तक मुझे याद है। और उसके बाद स्टॉक 505 का हाई बनाकर करेक्ट हुआ था, 440 के आसपास नीचे आया था।
तब मैं आपको ये कह रहा था कि ये स्टॉक्स ऐसे हैं, जब नीचे आए तब आप इनको खरीदिए, मालामाल वीकली वाले स्टॉक्स को, और ये मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद सारे स्टॉक्स नीचे मिलते हैं और उसके बाद आप प्रॉफिट बुक करिए। और यहाँ पे 20%, 25%, 30% जो रीजनेबल आपका प्रॉफिट बन जाए, जितना फास्ट बने उतना जल्दी आप थोड़े छोटे में निकल जाइए, जितना लंबा रखते हैं उतने लंबे प्रॉफिट में निकलिए। तो आप देख सकते हैं अगर आपकी एंट्री 440 से 450 में हुई तो आराम से आपके 15% का प्रॉफिट एक हफ्ते से कम में बन रहा है। एक हफ्ते में 15% का प्रॉफिट कम नहीं होता, तो उस लिहाज से, डिलीवरी के लिहाज से इस तरह से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। कल्याण स्टील भी देखिए, जिस दिन हमने रिकमेंड किया हमने कहा आराम से लीजिए, नीचे में 220-25 के आसपास आया होगा, जो भी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, 230 का हाई तो आज भी दिखा रहा है, आज फिर से 240 के आसपास। तो निचले स्तरों पर आप एक्यूमुलेट करें। अगर आपको ट्रेड करना है तो सेम डे मत कूद फाद कर ट्रेड करिए, आराम से बाद में करिए, जब मिलता है सही लेवल पर एंट्री करके फिर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सेम इलेक्ट्रो स्टील का आर्टसिंग भी कल नीचे आया था, आज वापस ऊपर 5% था सुबह। तो ये स्टॉक्स ऐसे ही ऊपर नीचे होते रहेंगे, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि सही लेवल पर एंट्री कर लेनी, ताकि आपकी ट्रेडिंग भी हो जाए और प्रॉफिट भी आपको बनता रहे। तो ये स्टॉक्स हैं जो क्वालिटी वाइज अच्छे हैं, इनमें क्वालिटी को लेकर आप निसंदेह रह सकते हैं। बाकी तो बाजार के साथ हर स्टॉक बढ़ता है, हर स्टॉक गिरता है, वो तो है ही है। बाजार खराब होगा तो कितनी अच्छी क्वालिटी के स्टॉक हो सब गिरेंगे, तो ये भी गिरेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। बाजार तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही। आइए, और बाजार आज मजबूती के साथ बंद होता हुआ दिख रहा है, अब तक की सबसे बेहतरीन क्लोजिंग के लिए तैयार होता दिख रहा है बाजार, जो कि हमने 23 मार्च को लो बनाने के बाद जो रिकवरी देखी है, उसमें हाईएस्ट लेवल की क्लोजिंग आपकी स्क्रीन पर आज होने की तैयारी में है, जो 10,800 के ऊपर होगी निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी पर 23,000 के बेहद करीब 22,950 के आसपास की क्लोजिंग की तैयारी। प्रोविजनल क्लोजिंग आपकी स्क्रीन पर आती हुई इस वक्त निफ्टी बंद हुआ है 126 अंक ऊपर 10,832 पर, बैंक निफ्टी बंद हुआ है 369 अंक ऊपर 22,954 पर, सेंसेक्स बंद हुआ है 471 अंक ऊपर 36,800 के राउंड फिगर पर। जी हाँ, ये है शानदार क्लोजिंग आज के सेशन की। अब आइए मैं बता दूं आपको इस क्लोजिंग में योगदान किसका रहा है, कौन है जिन्होंने आज बाजार को भगाने का काम किया है। मेटल स्टॉक्स, हिंडाल्को के नेतृत्व में 6.5% का बड़ा उछाल हिंडाल्को। टाटा स्टील 3% मजबूत होता हुआ दिख रहा है। वेदांता मजबूत रहा है लगभग 2%। तो ये स्टॉक है। जेएसपीएल और जेएसडब्ल्यू स्टील ने भी अपना पूरा योगदान दिया। तो पहला तो मेटल है। दूसरा बैंक्स, एसबीआई ने लीड किया है, 4% की शानदार तेजी एसबीआई में हुई है। इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज में एचडीएफसी, बजाज फाइनेंस बैंक में एक्सिस बैंक, इन सब ने आज योगदान दिया। रिलायंस जैसे दिग्गज में भी 1.5% की तेजी आज बेहद काम आई है निफ्टी के, वहाँ से भी तेजी बनी है। ऑटो स्टॉक्स में महिंद्रा, टाटा मोटर्स मजबूती के साथ बंद होने में कामयाब रहे, यहाँ तेजी होती दिख रही है। गैस स्टॉक में गेल ने 2%, 3% की मजबूती आज दिखाई है। कमजोरी में कोई खास नहीं, भारतीय इंफ्राटेल 2%, कोल इंडिया 1.5%। वायदा कारोबार में आइए, पहले मैं मजबूत शेयर बता दूं यहाँ पे कौन कौन एक्शन में रहा है, ये आपके सामने रख दें। हिंडाल्को, जेएसपीएल 5%, कल स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, नहीं तो मुंह एकदम सही पकड़ में आया था, लेकिन बाजार एकदम से जोर से गया ना, उसमें स्टॉप लॉस लोगों के ट्रिगर हो गए होंगे। सेंचुरी टेक्सटाइल आज बैन में चले जाएगा, 4% मजबूत बंद हुआ है। एस्कॉर्ट्स, वागले साहब का पसंदीदा शेयर, 4% मजबूत बंद हुआ है। अंबुजा सीमेंट आज लगभग सब ने रिकमेंड किया है, 4% ये मजबूत बंद हुआ है। एमएनएम फाइनेंस के लिए तो ड्रीम रन चल रहा है, 3.5% की मजबूती यहाँ दिखी। इक्विटास, उज्जीवन दोनों भाई तेजी से दौड़ते हुए। नेल्को हमारी बर्थडे पिक और आगे 37 रुपये तक, और मैं तो कह चुका हूँ कि मेरी जिम्मेदारी खत्म, आगे की जिम्मेदारी वैसे भी मैं सुमित जी को दे चुका हूँ, और सुमित जी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाकर आगे स्टॉक को बढ़ाने का काम कर भी रहे हैं। तो ये स्टॉक्स हैं जो आज एक्शन में। श्रीराम ट्रांसपोर्ट आज एक्स राइट हुआ है, 0.4% कमजोर ये रहा है। तो ये स्टॉक हैं जो थोड़े थोड़े कमजोर हुए हैं आज के सेशन में। बहुत ही बेहतरीन तेजी के साथ आज रहा है कारोबार। फाइनल क्लोजिंग में आपको बताऊं उससे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूं, और वो ये कि शाम का 6 बजे आज जो शो है बड़ा इंटरेस्टिंग है। देश में कोरोना का कहराम है, लेकिन इस बीच में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जान का सौदा कर रहे हैं। जी हाँ, ये ऐसे लोग हैं जो दवाइयों से मोटा मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये दवा है रेमडेसिविर। ये दवा बड़ी कोरोना में कारगर साबित हो रही है और इसकी बड़ी डिमांड है। लोग 10-10 गुना दाम में इस दवा को बेच रहे हैं। आपने जी बिजनेस पर एक्सक्लूसिव खबर भी देखी होगी कि सिप्ला इसको लॉन्च करने जा रही है। 80,000 उन्होंने उतारे हैं इंजेक्शन इसके, और आज ही उन्होंने लॉन्च करने की ऑफिशियली बात भी की। तो देश भर से जो इस दवा की कालाबाजारी को लेकर जो शिकायतें आ रही हैं, तो सरकार ने इन पर थोड़ा नकेल कसने की शुरुआत कर दी है। ड्रग्स कंट्रोलर ने सभी राज्यों के ड्रग्स कंट्रोलर को ये कहा है कि इसके ब्लैक मार्केटिंग को रोका जाए।
आज शाम 6 बजे हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, कैसे लगेगी ब्लैक मार्केटिंग करने वालों पर रोक। तो जरूर देखिएगा शाम का 6 बजे का ये शो, जान पर भारी दवा की कालाबाजारी। तो जो हमारे इन हाउस डॉक्टर हमारे बंसल साहब, ये दवा वाकई में बड़ी कारगर है क्या? ये मतलब बड़ी डिमांड में है, क्या बात है? अनिल जी काफी कारगर है और काफी कालाबाजारी हो रही है। और अनिल जी मतलब कि ताजुब की बात है, आज सुबह सुबह मैं यही सोच रहा था जब सुबह मॉर्निंग टी पी रहा था कि इसके ऊपर भी आपको शो करना चाहिए, बट मैंने कहा आपको मैं मैसेज भेजूंगा कि इस पे शो करो, तो आप बोलोगे कि बंसल जी को उंगली पकड़ाई तो सब कुछ पकड़ रहे हैं। बट अनिल जी बहुत अच्छा थीम आपने निकाला है और ये एज ऑफ नो बड़ी रिक्वायरमेंट भी है, काफी बड़ी ब्लैक चल रही है इस दवाई के ऊपर। और ये काफी रिक्वायरमेंट में अनिल जी, जो आदमी क्राइसिस पर है, जो डेथ बेड पर है और उससे आप कालाबाजारी कर रहे हैं, काफी गलत है। तो ये शो तो अनिल जी मैं तो जरूर देखूंगा और व्यूअर्स से भी कहना चाहूंगा कि इसको मिस ना करें, 6 बजे जरूर जुड़े जी बिजनेस के संग। बंसल जी आप है ना कहने सुनने के चक्कर में तो पड़ो मत। देखो मुझे कहने के लिए कोई आपको रीजन की तो जरूरत होती नहीं। आपको पता है जब मेरा मन करे मैं कोई न कोई तो रीजन ढूंढ ही लूंगा। तो आपके तो जो मन में आए ना बोल दिया करो कि भाई हाँ ये वाला शो अनिल जी करना है। वैसे तो आपके आइडिया ज़बरदस्त आते ही हैं, तो कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं। तो आप बोल देते, नहीं बोला तो भी देखा आपके मन की बात तो हमने पढ़ ली और ये शो होने जा रहा है, तो आप एकदम निश्चिंत रहे। लेकिन हाँ ये तो दवा का काम है। दवा के साथ साथ है ना मैंने पता किया कि कोरोना में है ना, कोरोना से लड़ने के लिए 2 चीज़ों की सख्त ज़रूरत है। एक तो दवा तो जिनको हो जाए उनकी, एक जिनको नहीं हो उनके लिए भी एक बहुत सख्त जरूरत। बहुत लोगों को अब बताया जा रहा है कि मतलब कोरोना हुआ और निकल गया और पता भी नहीं चलता है कई बार। क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग है। और इम्यूनिटी लेवल में 2 चीज़ें, एक तो बॉडी की इम्यूनिटी जोरदार चाहिए और दूसरी माइंड की। यानी कि आप दिमागी तौर पर भी बड़े चुस्त होने चाहिए, मजबूत आत्मबल, ठीक है, और बॉडी आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो आज आप सब लोग ज़रा अपनी टीवी स्क्रीन पर नज़र बना लें, क्योंकि मैं आपके सामने एक ऐसी चीज़ पेश करने वाला हूँ जिससे आपके दिमाग की, दिल की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। वो आने वाली है और आपको मज़ा आ जाएगा। उस पर मैं बाद में बात करूँगा। उससे पहले एक बार जल्दी से फाइनल क्लोजिंग बता दूँ और उसके बाद आपको बहुत ही बढ़िया चीज़ एक बताने वाला हूँ। मज़ा मतलब बहुत मज़ा आएगा और एकदम दिल खुश हो जाएगा। 22,907 ये है निफ्टी बैंक का आज का क्लोजिंग। 322 अंक ऊपर, 107 अंक ऊपर बंद हुआ है निफ्टी। 10,813 पर 408 अंकों की मजबूती रही। सेंसेक्स में 36,737 पर। तो एवरेज क्लोजिंग थोड़ी सी नीचे आई है, कोई बात नहीं। अब आइए देखिए वो वीडियो जो आपके हौसले बढ़ाएगा, जोश भरेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। और कौन बोल रहे हैं ये सब कुछ? आपके हमारे सबके चहेते बिग बी अमिताभ बच्चन। देखिए। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर उभर आएगा। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना रात काली है, भयावह है, गहराई है। लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं, लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं। कई घबराए हैं, सहमे हैं, छिपे बैठे हैं। मगर यकीन रख, मगर यकीन रख, ये बस लम्हा है, 2 पल में बिखर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर असर लाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। तो देखिए बिग बी ने कहा है कि जिंदा रहने का जो जज्बा है वो आप में बरकरार रहना चाहिए। मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। और अगर किसी को डाउट हो कि मुश्किल वक्त किस तरह से गुजरता है तो वो 3 महीने पहले का सेंसेक्स निफ्टी देख ले, अब देख ले तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। क्योंकि बिग बी डायरेक्टली मार्केट से जुड़े नहीं और मुझे पता होता है कि ऐसी कविता वो गाने वाले हैं, पढ़ने वाले, तो मैं एक लाइन जुड़वा देता कि निफ्टी सेंसेक्स देख ले तो भरोसा बढ़ जाएगा। क्यों जैन साहब? अगर निफ्टी सेंसेक्स देख ले तो 3 महीने में भरोसा बढ़ जाए ना। क्या 11 साल की सबसे बड़ी तेजी 3 महीनों की, इससे बढ़िया क्या हो सकता है मार्केट में?
बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, इनफैक्ट याद है, देखिए लेना नहीं है हमने जरूर बोला, मगर मुझे याद है जब वो 8,000 आया और 7,800 8,000 और उन समय पे हमने पार्शियली किस तरीके से इन्वेस्ट करवाया और काफी लोगों ने, हमने भी हमारे क्लाइंट्स को बहुत एग्रेसिवली, हमने तो जिस तरीके के विक्स थे पुट राइटिंग भी करवाई थी, क्योंकि 87 का विक्स 100 साल में एक बार मिलता है। तो पहले तो ऑप्शन राइटिंग से बहुत पैसा बना, फिर स्टॉक्स 1 अप्रैल को बोला, फिर 6 अप्रैल को बोला, बहुत सारी बार मौके मिले ऐसे, फिर अक्षय तृतीया था, आत्मनिर्भर 50-60 पिक्स उस दौरान दिए अनिल जी अपने चैनल पे और बहुत अच्छा पैसा मेरे हिसाब से बना होगा। और वो मुझे दिखता है किस तरीके से फॉलोइंग और किस तरीके से लोग अप्रिशिएट करते हैं और किस तरीके से लोगों का। बट इसमें एक चीज ये है कि जिन लोगों ने नई एंट्री ली है उनके पैसे बने हैं, बट ऐसा नहीं हो कि वो ये पैसे खो दें। और बिग बी ने वाकई में मार्केट का अगर ऐड कर देते तो कहीं ना कहीं तो देखिए थोड़ा बहुत तो उनका भी इन्वेस्टमेंट्स हो गए म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, या फिर पहले कोई एक कंपनी में भी स्टेक हुई होगी या कुछ ना कुछ वो इन्वेस्ट करते हैं। बट सर्टेनली बहुत ही मोटिवेटिंग था अनिल जी, वाकई में माइंड बॉडी एंड सोल। आज तो हमारा खून बढ़ ही गया है और कल वापस से 3:30 बजे के बाद सबका खून बढ़ाने के लिए मस्ती की पाठशाला में फिर से जुड़ने की इच्छा है। हाँ, बिल्कुल। तो मस्ती की पाठशाला कल होगी, लेकिन इस बीच आप अपना हौसला बनाए रखें। कोरोना से लड़ने के लिए तन मन दोनों की मजबूती बेहद ज़रूरी है। आइए, आप सभी से विदा लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, आप तीनों का, और श्रीकांत जी, सुमित जी और जैन साहब, आप तीनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कल जरूर हम लंबा प्रोग्राम करेंगे, 3:30 से 4 मस्ती की पाठशाला होगी और कल 3:30 बजे हम शार्प फिर है ना, ये लंबा चौड़ा नहीं करेंगे। 3:30 पे मार्केट खत्म होते ब्रेक ले लेंगे, छोटा सा ब्रेक लेते ही तुरंत प्रवाह से मस्ती की पाठशाला शुरू हो जाएगी। हाँ, मस्ती की पाठशाला में आप सब लोगों से भी निवेदन है, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, आप सब मेहमान जिस चीज़ पर टॉपिक पर बात करना चाहें कृपया आप सब लोग उस पर मैसेज डाल दें, और बाकी जो हमारे दर्शक हैं जिस टॉपिक पर वो सुनना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट्स की राय, वो भी आप अपना ट्वीट कर दें, तो हम उसमें से कोई न कोई टॉपिक उठाकर एक हैशटैग यूज़ ज़रूर करें, जो लोग ट्वीट कर रहे हैं मस्ती की पाठशाला, ताकि ना वो आपके सुझाव ढूंढने में इजी रहे। हैशटैग करके हम जब ट्विटर पे जाते हैं ना, तो सारे उस हैशटैग से जुड़े हुए सारे ट्वीट एक साथ आ जाते हैं, तो वो है ना सॉर्ट आउट हो जाता है इजीली। तो प्लीज़ आपको जो देखना सुनना आप जो चाहते हैं, वागले साहब के पसंद के अलावा जो उन्होंने मेरी शायरी की बात की, वागले साहब अभी तक मेरी वो शायरी की बुक मिल नहीं रही है, मैंने कहाँ रख दी, या तो अब मुझे नई बनानी पड़ेगी या फिर पुरानी अभी मेरे पकड़ में नहीं आ रही डायरी। आपने जब से बोला तब से मैं बहुत तनाव में हूँ, मुझे मालूम जब से जैसे जैसे फ्राइडे नज़दीक आता मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है कि वागले साहब फिर से कल मुझे बाउंसर मारेंगे, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, अगर ना भी मिली तो मैं कुछ ना कुछ नया बनाने की कोशिश जरूर करूँगा, लेकिन कल आपकी बाउंसर के सामने बैटिंग तो पक्का करूँगा मैं। वागले जी, वागले साहब बोलिए। अनिल जी, आपको दूसरा चॉइस देता हूँ, अगर आपको शायरी नहीं करनी है तो गाना ही गा दीजिए। एक बार कोशिश की थी, जैसे ही शुरू किया पूरा ऑडिटोरियम खाली हो गया सर, वहीं पर समापन समारोह तो ऐसा है कि गाना गाने के लिए तो जैन साहब है हमारे पास में, राजेश पालिया जी है, बाकी सारे इतने बढ़िया बढ़िया इतने गाने वाले लोग हैं, तो अब अच्छे उस मामले में तो मैं अच्छा दर्शक हूँ, लेकिन हाँ मैं कुछ ना कुछ मार्केट पर शेयर आपको सुना सकता हूँ, तो पक्का उसकी मैं तैयारी करूँगा। फिलहाल आप सभी लोगों से इजाज़त लेने का वक्त है, बहुत बहुत शुक्रिया। कल सुबह फिर होगी आप सबसे मुलाकात, धन्यवाद।